ठीक है, हम क्या देख रहे हैं? सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स, सॉइल मैकेनिक्स में कौन सा चैप्टर पढ़ना था? लास्ट क्लास में कौन सा चैप्टर रिवाइज कराया था? कंसोलिडेशन ना। अब अपन को पढ़ना है शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, है ना। तो बेसिकली हमारी जो सॉइल होती है, सॉइल में जो स्ट्रेंथ मिलती है वो कौन सी स्ट्रेंथ मिलती है? शेयर स्ट्रेंथ मिलती है ना। तो यदि हम सबसे पहले बात करते हैं इस पर स्ट्रेंथ को उठा लें कि स्ट्रेंथ क्या होती है, तो यदि हम सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले यदि हम पॉइंट बात करेंगे तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है हमारा इंट्रोडक्शन। यदि हम सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ की, तो स्ट्रेंथ क्या होती है? मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ स्ट्रेस, है ना। जो भी हमारी मैक्सिमम स्ट्रेस होगी उसको हम क्या बोल सकते हैं? स्ट्रेंथ बोल सकते हैं, है ना। मैक्सिमम स्ट्रेस को बियर करने की जो कैपेसिटी होगी उसी को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेंथ बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक नया टर्म आया है स्ट्रेस के बारे में, तो स्ट्रेस के बारे में थोड़ी सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं हम। स्ट्रेस बेसिकली होती क्या है? तो स्ट्रेस दो तरीके की होती है ना। कौन कौन सी? एक होती है हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस, जिसको हम सिग्मा से शो करते हैं, और एक हमारे पास होती है शेयर स्ट्रेस, जिसको हम टाउ से शो करते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस की यदि हम बात करते हैं तो नॉर्मल स्ट्रेस कैसी लगती है? परपेंडिकुलर टू प्लेन। और नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं शेयर स्ट्रेस की, तो शेयर स्ट्रेस कैसी लगती है? पैरेलल टू प्लेन। बेसिकली ये वाला जो चैप्टर है बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि इस पर सोम का कॉन्सेप्ट लगता है हमारा, है ना। तो जिससे सोम के कॉन्सेप्ट बनेंगे उसको ये चैप्टर आसानी से समझ में आएगा। हमने यहाँ पर बात की स्ट्रेस के बारे में। नॉर्मल स्ट्रेस प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगा, शेयर स्ट्रेस प्लेन के हमारे पैरेलल लगेगा। अब यदि हम बात करते हैं यहाँ पर हमको कैसे स्ट्रेस से मतलब है? शेयर स्ट्रेस से, है ना। जो हमारी शेयर स्ट्रेंथ है, शेयर स्ट्रेंथ किसको रजिस्ट करेगी? शेयर स्ट्रेस को, ठीक है। तो बेसिकली यदि हम बात करते हैं इस शेयर स्ट्रेस की, तो शेयर स्ट्रेस बेसिकली होता क्या है? टाउ इक्वल टू, यदि हम बात करेंगे तो टाउ इक्वल टू क्या होता है? P अपॉन A। ये चीज़ हमने देखी है, ठीक है। और बेसिकली ये होता किसके कारण है? शेयर स्ट्रेस किसके कारण होता है? ड्यू टू एक्सटर्नल लोड। अब एक्सटर्नल लोड हमारा कुछ भी हो सकता है ना। बेसिकली ये क्या है? एक्सटर्नल लोड ही हमारा, और जिस क्रॉस सेक्शन एरिया पे लगेगा उसके कारण हमारी क्या डेवलप होगी? शेयर स्ट्रेस डेवलप होगी। और शेयर स्ट्रेस को रजिस्ट कौन करेगा? शेयर स्ट्रेंथ। तो बेसिकली यदि हम बात करते हैं शेयर स्ट्रेंथ की, तो शेयर स्ट्रेंथ की यदि हम बात करेंगे तो शेयर स्ट्रेंथ जो है हमारा किसके कारण होती है? हमारे सॉइल मास पे, सॉइल मास किसके कारण हमको शेयर स्ट्रेंथ देखने को मिलती है? एक तो हमारे पास होता है क्या? कोहेजन, और एक हमारे पास क्या होता है? फ्रिक्शन। अगर हमारी सॉइल के पास कोहेजन और फ्रिक्शन की प्रॉपर्टी नहीं होगी तो शेयर स्ट्रेस के कारण वो हमारा जो सॉइल है वो क्या हो जाएगा? किसी प्लेन से फेल हो जाएगा, ठीक है। तो कोहेजन को हम किससे शो करते हैं? C से, और फ्रिक्शन को हम किससे शो करते हैं? फाई से। इसी बेसिस पे हम देख लेते हैं टाइप ऑफ सॉइल को, किस किस तरीके की सॉइल होती है। जैसे यदि हम बात करते हैं, हमारे पास जो सॉइल मिलेगी हमको, एक सॉइल मिलेगी हमको फ्रिक्शनल सॉइल, या इसी को हम क्या बोल देते हैं? कोहेजन लेस सॉइल, या इसी को क्या बोल सकते हैं? फाई सॉइल। तो इसके एग्जाम्पल में क्या आएगा? इसके एग्जाम्पल पे जैसे हमारा ग्रेवल हो गया, हमारा सैंड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, तो हमारे पास हो जाएगी C5 सॉइल। ऐसी सॉइल जिसके पास आपकी कोहेजन की भी प्रॉपर्टी हो और फ्रिक्शन की भी प्रॉपर्टी हो, है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे? C5 सॉइल। इसके एग्जाम्पल में क्या आएगा? जैसे हमारी सिल्टी सॉइल। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो ऐसी सॉइल जिनके पार्टिकल्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? हमारा कोहेजन होता है ना।
तो हम क्या बोलेंगे, कोहेजिव सॉइल, कोहेजिव सॉइल, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, फ्रिक्शन लेस सॉइल, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, सी सॉइल। इसके एग्जांपल में क्या आ जाएंगे, प्योरली क्ले, है ना, प्योर क्ले। तो इस तरीके की हमारी सॉइल हो जाएगी। इसके बाद यदि हम बात करते हैं कि हमारी जो सीआर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल वाला चैप्टर जो पढ़ना है हमको, इस पर बेसिकली हमको निकालना क्या है, इस चैप्टर में पढ़ना क्या है ना। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या है इस चैप्टर को पढ़ने का, एक चीज़ और, हमारी जो सॉइल मास है, पूरा का पूरा जो हमारा सॉइल मास है वो किसके, जैसे यदि मैं बात करता हूँ हमारा कोई पे, यदि मैंने एक एम्बैंकमेंट बना लिया, ये एम्बैंकमेंट है ना, इसमें हमारा कोई लोड लगा है, व्हीकल का लोड लगा हुआ है, कुछ इस तरीके से कोई व्हीकल जा रही है इस पर से, तो इसके कारण, इस व्हीकल के कारण, इस पर एक्सटर्नल लोड आने के कारण ये हमारा कोई सॉइल मास इस तरीके से यहाँ से क्या हो गया, फेल हो सकता है। तो ये क्या है, हमारा फेलियर प्लेन है, ये हमारा क्या है, फेलियर प्लेन। और ये फेल किस लिए हुआ, इस एक्सटर्नल लोड के कारण, है ना। अगर इस पर पर्याप्त मात्रा में इन सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में कोहेजन होता और फ्रिक्शन होता, तो इस एक्सटर्नल लोड के कारण ये हमारी सॉइल मास यहाँ से ये क्या फेल नहीं होती, ठीक है। तो बेसिकली यदि हम बात करेंगे कि इस चैप्टर को हमारा पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, हमको फाइंड फेलियर सरफेस ड्यू टू शेयर स्ट्रेसेस, है ना। शेयर स्ट्रेसेस के कारण हमारे जो फेलियर सरफेस है उसके बारे में हमको पता लगाना है ना। अब बेसिकली यदि हम बात करें तो इसमें हम क्या पता करेंगे कि किस स्ट्रेस पे हमारी जो है कोई भी सरफेस फेल हो जा रही है। कहने का मतलब ये है कि यदि हमारा यदि मैं यहाँ से एक पार्टिकल ले लूँ, इसका यहाँ से मैंने इसका एक पार्टिकल ले लिया सॉइल का, तो इस पर कौन कौन सी स्ट्रेसेस लग रही हैं, है ना, कितनी कितनी इसकी वैल्यू हो जिसके कारण इसमें क्या आ जाए, फेलियर आ जाएगा, है ना। तो हमको इन स्ट्रेसेस के बारे में पता लगाना पड़ेगा। जैसे यदि मैं बात करूँ, इसको मैंने सिग्मा 3 नाम दे दिया, इसको मैंने सिग्मा 1 नाम दे दिया, तो कितनी वैल्यू होनी चाहिए सिग्मा 1 और सिग्मा 3 की, जिसके कारण हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस सरफेस में फेलियर आ जाएगा। दूसरी चीज़ यदि हम बात करते हैं, हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है इसको पढ़ने का, कि हमारी जो सॉइल में बेसिकली स्ट्रेंथ किसके कारण आ रही है, कोहेजन के कारण। तो हमको कोहेजन निकालना पड़ेगा सॉइल में कि कितने कोहेजन पे हमारी सॉइल जो है फेल नहीं होगी, है ना। मतलब हमको सी की वैल्यू निकालनी है, और नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो हमको निकालना है फ्रिक्शन की वैल्यू, मतलब फाई की वैल्यू। तो बेसिकली इस चैप्टर को पढ़ के हमको क्या निकालना है, शेयर स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है फेलियर प्लेन पे, कोहेजन की वैल्यू निकालनी है और फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, इंट्रोडक्शन। अब इस पर यदि हम बात करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे हम स्ट्रेसेस निकालने की, है ना। जैसे यदि मैं बात करूँ यहाँ पर इन स्ट्रेसेस के कारण यहाँ पर क्या आएगी, एक तो सिग्मा एन लगेगा, नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट होगी, और शेयर स्ट्रेस जनरेट होगी टाउ एन, है ना। तो हमको सिग्मा एन एंड टाउ एन की वैल्यू को भी क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक। और ये हम किसकी सहायता से करेंगे, तो ये हमने सॉम में अच्छे से पढ़ा हुआ है, इसको हम मोहर सर्कल में आसानी से ड्रॉ करके कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो इस थ्योरी को सबसे पहले दिया किसने था, तो सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे, इस थ्योरी को किसने दिया था सबसे पहले, मोहर्स हाइपोथेसिस। इसलिए हम मोहर सर्कल में इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसने सबसे पहले क्या बताया कि यदि हमारा ये सॉइल का कोई भी पार्टिकल है, इसी पार्टिकल की यदि मैं बात करता हूँ कि इस पर किसी ना किसी प्रकार के स्ट्रेसेस जनरेट हो रही हैं, जिसको हमने ये बोला सिग्मा 3, इसको हमने बोल दिया सिग्मा 1। तो ये स्ट्रेस जनरेट होने के कारण एक हमको क्या मिला, फेलियर प्लेन मिला, इसको हम क्या बोल सकते हैं, फेलियर सरफेस। तो इनने क्या बोला कि जो हमको, ये हमारा क्या होगा सिग्मा एन, और ये हमारा क्या होगा टाउ एन। तो यदि हम बात करते हैं कि जो हमारा शेयर स्ट्रेंथ मिलेगी हमको, टाउ एफ एफ मिलेगी, वो क्या होगी, फंक्शन होगा किसका, नॉर्मल स्ट्रेस का, है ना। ये बात इनने बोली। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं,
इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, इनके बाद कौन आया, इनके बाद आपके आए कूलाम हाइपोथेसिस। कूलाम ने क्या बताया, कूलाम ने बताया कि जो शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू है, जो शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू है उसके लिए इन्होंने एक फॉर्मूला दिया। वो फॉर्मूला क्या था, C प्लस सिग्मा टेन फाइव, है ना। जो शेयर स्ट्रेंथ होगी, यहाँ पर इन्हें क्या बोला, जो शेयर स्ट्रेंथ होगी किसी फेलियर प्लेन पे वो किसका फंक्शन होगी, नॉर्मल स्ट्रेस का। इनने एक फॉर्मूला ही दे दिया शेयर स्ट्रेंथ का, उसके बराबर है C प्लस सिग्मा टेन फाइव। अब यहाँ पर यदि हम बात करते हैं, C क्या है हमारा, C है होता हमारा कोहेजन, है ना। सिग्मा हमारा क्या होता है, टोटल स्ट्रेस, और फाई की यदि हम बात करेंगे तो फाई क्या होता है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। इस टाइम तक इफेक्टिव स्ट्रेस डेवलप नहीं हुई थी। जब हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस का इन्वेंशन हो गया तो इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर दिया गया, और ये फॉर्मूला क्या बन गया आपका, टाउ एफ एफ इक्वल टू C डैश प्लस सिग्मा डैश टेन फाइव डैश, है ना। जहां पर यदि हम बात करेंगे C डैश एंड फाइव डैश, ये क्या हमारे, ये हमारे क्या है, इफेक्टिव स्ट्रेस शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर। अब यदि हम बात करते हैं यहाँ पर, ये हम इसको निकालना सीख चुके हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस को किस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली हमको निकालना है क्या, कोहेजन और हमको एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, यही हमारा ऑब्जेक्टिव था, कोहेजन निकालना और फ्रिक्शन निकालना, है ना। तो इसी से रिलेट करके इनने शेयर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर यदि हम बात करेंगे C एंड फाई क्या है हमारा, तो ये क्या है हमारे पास, टोटल स्ट्रेस शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर, शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर। और C एंड C डैश की वैल्यू जो है फील्ड में और लैब में अलग अलग मिलेगी, और इनकी वैल्यू भी हमारी जो है, वैल्यू के साथ साथ कंडीशन अलग अलग हो सकती है और वैल्यू भी इनकी क्या होगी, अलग अलग मिलेगी हमको। ऐसे ही हमको फाई और फाई डैश की वैल्यू भी अलग अलग मिलेगी। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है ना। इसके जस्ट बाद हमको क्या करना है, इसके जस्ट बाद हमने डिस्कस किया था फेलियर इनवेलप। फेलियर इनवेलप जो हम डिस्कस करेंगे वो इसी फॉर्मूले के रिस्पेक्ट में डिस्कस करेंगे, है ना। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है हमारा, फोर्थ टॉपिक क्या है हमारा, फेलियर इनवेलप, फेलियर इनवेलप। ठीक है, अब यदि हम इस पर बात करेंगे, हमने क्या किया फेलियर इनवेलप में, हमारे पास सॉइल का कोई एक पार्टिकल था कुछ इस तरीके से, जिसमें हमारी स्ट्रेसेस लग रही थी सिग्मा 3, और ये हमारे पास क्या है सिग्मा 1। अभी बताएंगे सिग्मा 1 क्या है आपका, है ना, और सिग्मा 3 क्या है हमारा। यदि हम बात करते हैं, इस पर फेलियर प्लेन मिला हमारा हमको कुछ इस तरीके से, ये हमारी क्या है फेलियर सरफेस, फेलियर सरफेस। अब फेलियर इनवेलप पे यदि हम बात करते हैं तो इस पर क्या होता है, इस स्टेट ऑफ स्ट्रेस को हम किस पर कंसीडर करना चाहते हैं, हम उसको बनाना चाहते हैं सिग्मा टाउ कोऑर्डिनेट सिस्टम पर। सिग्मा टाउ, ये क्या है हमारे पास, सिग्मा क्या है होता है हमारे पास स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, और ये क्या होता है हमारे पास शेयर स्ट्रेस। अब यदि हम इस फॉर्मूले की बात करें कि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, टाउ एफ एफ इक्वल टू C प्लस सिग्मा टेन फाइव। अब यदि हम इसको इस पर बनाने की कोशिश करें तो हमको क्या मिलेगा, हमको बोल रहा है क्या, ये किसकी इक्वेशन है, mx प्लस C की लाइन की इक्वेशन है, तो C हमको मिल रहा है। यदि हम बात करेंगे तो हमारा ये जो है, इसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे कि हमको कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ तो मिल ही रही है ना। तो कोहेजन कहाँ पर आ जाएगा, कुछ इस तरीके से हमको कोहेजन की वैल्यू मिल जाएगी, जितनी भी C की वैल्यू होगी उतनी ऊपर जाएगा, है ना। जैसे यदि हम बात करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है टाउ एफ इक्वल टू C प्लस सिग्मा टेन फाइव। अब यदि मैं यहाँ पर टेन फाइव की वैल्यू, यदि एंगल यदि 0 भी कर देता हूँ तो भी हमको C कुछ ना कुछ तो मिलेगा, मतलब शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू कुछ ना कुछ तो मिलेगी हमको, तो ये हमारा C के बराबर हो गया। अब टेन फाइव ये एंगल है ना, एंगल है, तो इसको हम कुछ इस तरीके से, इसको हम क्या बोल सकते हैं mx
प्लस सी, बस इसी लाइन को हमको ड्रॉ करना है यहाँ पर। तो ये होगी सी की वैल्यू और ये बन गया हमारा एंगल tan फाई। ये एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास 5। इसी को हम क्या बोलते हैं फेलियर इन्वेलप। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं फेलियर इन्वेलप। अब यदि हम बात करते हैं, अगर थोड़ी बहुत यदि आपने सोम पढ़ी है तो आपको पता होगा ये हमारा क्या है स्टेट ऑफ स्ट्रेस है। इसके यदि मैं कोऑर्डिनेट बनाना चाहूँ, इसको यदि ये हमारा क्या है मोहर सर्कल में बेसिकली हम करते क्या हैं, मोहर सर्कल में हम क्या करते हैं किसी स्टेट ऑफ स्ट्रेस को हम किस में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ये हमारा कोई प्लेन है तो इस प्लेन को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं सर्कल बनाते समय पॉइंट में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। ये चीज़ पता है हमको। अब यदि हम इसको ड्रॉ करना चाहते हैं तो हमको इसका कुछ ना कुछ पॉइंट मिलेगा, इसका हमको कुछ ना कुछ पॉइंट मिलेगा एक्स वाई, जिस पर एक्स की यदि हम बात करते हैं तो एक्स में हम किसको रखते हैं नॉर्मल स्ट्रेस को, और वाई पे हम किसको रखते हैं वाई के हमारा शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस। बस इसी को हमको इस पर रखना है। तो हमको इस फेलियर सरफेस का कुछ ना कुछ पॉइंट मिलेगा। इसका जब कुछ ना कुछ पॉइंट मिलेगा तो हम उसको इस पर बनाने की कोशिश करेंगे टाउ और सिग्मा कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। यदि ये पॉइंट हमारा इस लाइन के फेलियर इन्वेलप के हमारा क्या आ रहा है नीचे आ रहा है, तो हम बोलेंगे हमारी जो सॉइल है वो कैसी है स्टेबल कंडीशन पे है। और यदि ये जो पॉइंट मिला हमको, ये जो पॉइंट मिलेगा हमको इस सिस्टम से या इस स्टेट ऑफ स्ट्रेस का जो हमको पॉइंट मिलेगा, इस फेलियर सरफेस का जो भी पॉइंट होगा, जब हम इसको इस सिस्टम पर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, यदि वो पॉइंट हमारा इस लाइन के ऊपर आ रहा, इस लाइन के ऊपर आता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इस कंडीशन को हम बोलेंगे कि हमारी जो सॉइल है वो कैसी है फेल हो जाएगी। ठीक है। तो यदि हमारा इस फेलियर इन्वेलप के नीचे कोई भी पॉइंट आ रहा है स्टेट ऑफ स्ट्रेस का, तो उसको हम बोलेंगे हमारी सॉइल स्टेबल कंडीशन पे है। और यदि इस फेलियर इन्वेलप के ऊपर आ रहा है तो हम बोलेंगे हमारी सॉइल क्या है स्टेबल नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था फेलियर इन्वेलप के बाद, हमने बताया था कि इसको किस तरीके से ड्रॉ करेंगे हम, है ना। तो कौन से नंबर का पॉइंट हमारा 5th नंबर का पॉइंट क्या है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट ऑफ स्ट्रेस इन मोहर सर्कल। अब इस पर किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे इस स्टेट ऑफ स्ट्रेस को मोहर सर्कल पे, है ना, ये चीज़ हमको देखनी है। तो बेसिकली यदि हम बात करते हैं हमारा स्ट्रक्चर कुछ किस तरीके का है, यदि हमारे पास ये कोई क्या हमारी फुटिंग है, ये हमारी क्या है कोई फुटिंग है, ये हमारी कोई फुटिंग है, ये हमारा ग्राउंड सरफेस है, ये हमारा क्या है ग्राउंड सरफेस। ठीक है। इसके नीचे हमारी क्या है यहाँ पर पूरी सॉइल है, ये क्या है सॉइल मास है पूरा, ये पूरा हमारा सॉइल मास है। हमने क्या किया, इसका एक पार्टिकल लिया फुटिंग के नीचे, एक पार्टिकल लिया और इसको हम क्या कर रहे हैं जूम करके देख रहे हैं किस तरीके से होगा। अब यदि हम बात करें जब हमारा बिल्डिंग लोड, ये क्या हमारा, इसको हमने बोल दिया बिल्डिंग लोड, बिल्डिंग का पूरा लोड आएगा इसके ऊपर इस फुटिंग पे, है ना। तो यदि हम बात करते हैं जब हमारी बिल्डिंग का लोड नहीं है, उस कंडीशन पे हमारी जो सॉइल है, सॉइल का ये जो पार्टिकल होगा, इस पर चारों साइड से कुछ ना कुछ स्ट्रेसेस लगी होंगी, कुछ इस तरीके से, है ना। इनको हम क्या बोल देते हैं कन्फाइनिंग स्ट्रेसेस, है ना। ये कुछ इस तरीके से लग रही है इसके चारों तरफ, कुछ इस तरीके से इस पार्टिकल पे लग रही है। इसको हमने क्या बोल दिया सिग्मा 3। सिग्मा 3 क्या है हमारी कन्फाइनिंग स्ट्रेस। अगर सिर्फ कन्फाइनिंग स्ट्रेस लगी है तो क्या हमारा कोई भी सॉइल मास है वो, या जो सॉइल का पार्टिकल है, एक तो ये चीज़ याद रखनी है कि हमारा जो सॉइल का पार्टिकल है वो क्रश नहीं होता, है ना। सॉइल का पार्टिकल क्रश नहीं होता, वो किसी प्लेन से क्या होता है उस पर हमको फेलियर सरफेस मिलती है, किसी प्लेन से वो क्या हो जाता है कुछ इस तरीके से शेयर हो जाता है, तो हमको शेयर फेलियर मिलता है ना। तो यदि मैं बात करूँ इस सिग्मा 3 के कारण हमारी जो ये जो पार्टिकल है या जो पूरा का पूरा सॉइल मास है उसमें कोई फेलियर सरफेस मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर हमने लगा दिया क्या बिल्डिंग लोड या कोई भी एक्सटर्नल लोड लगा। तो एक्सटर्नल लोड जो लगा है वो कैसा लगा, वर्टिकल लगा है। इसको मैंने बोल दिया सिग्मा डी, इसको हम क्या बोलते हैं डेविएट्रिक स्ट्रेस, सिग्मा डी डेविएट्रिक स्ट्रेस। तो फाइनल यदि हम इसका डायग्राम बनाना चाहें तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर लगा हमारा क्या सिग्मा 3, यहाँ पर लगा हमारा सिग्मा 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा
सिग्मा डी प्लस सिग्मा 3। ऐसे यहाँ पर यदि हम बात करेंगे तो सिग्मा डी प्लस सिग्मा 3। ठीक है, यदि इसको हम ऐड कर दें तो ये जो हमारा फेलियर सरफेस है कुछ इस तरीके से, जो पूरा का पूरा प्लेन बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। इसको हमने बोल दिया सिग्मा 3 और इसको हमने बोल दिया सिग्मा 1। ये हो गया हमारे पास सिग्मा 1। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिग्मा डी प्लस सिग्मा 3 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा सिग्मा 1, और सिग्मा 1 की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा 3 से ज़्यादा होगी, है ना। अच्छा, ये हमारा स्टेट ऑफ स्ट्रेस बन गया, ये हमारा स्टेट ऑफ स्ट्रेस बन गया। इस साइड को मैं रब कर देता हूँ। अब यही हमारा क्या बन गया, स्टेट ऑफ स्ट्रेस। अब इस पे हमको ये भी पता है कि इस पे किसी प्रकार की शियर स्ट्रेस नहीं लग रही है, इस पे किसी प्रकार की शियर स्ट्रेस नहीं लग रही है। यदि मैं इसको नाम देना चाहूँ, ये हमारा क्या हो गया ए, ये हमारा क्या हो गया बी, ये हमारा क्या हो गया सी, हमारा क्या हो गया डी। ठीक है, तो ए बी हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लेन हो जाएगा, है ना, प्रिंसिपल प्लेन हो जाएगा। और ऐसे यदि मैं बात करूँगा बी सी, तो बी सी भी हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लेन हो जाएगा। इसको मैं बोल दूंगा क्या, माइनर प्रिंसिपल प्लेन, और ये हमारा क्या हो जाएगा, मेजर प्रिंसिपल प्लेन। अब यदि मैं बात करता हूँ इसी पे, कुछ इस तरीके से फेलियर हो सकता है, कुछ इस तरीके से फेलियर हो सकता है हमारे साइड पे, कुछ इस तरीके से, है ना। तो यदि मैं इस पर कैलकुलेशन करना चाहूँ तो इस पर हमको यहाँ पर हमको कुछ ना कुछ क्या मिलेगी, शियर नॉर्मल स्ट्रेस मतलब, और ये हमको क्या मिलेगी, शियर स्ट्रेस। तो बेसिकली हमको इसी की वैल्यू को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, और इसको हम ड्रॉ करेंगे किसमें, मोहर सर्कल पर। ठीक, इसको हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे मोहर सर्कल पर। तो सबसे पहले हमने सिस्टम बना लिया, कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा क्या आता है, स्ट्रेस, कौन सी, नॉर्मल स्ट्रेस। यहाँ पर हमारी क्या आती है, शियर स्ट्रेस आती है। ठीक है, अब इस पर यदि हम बात करेंगे, सबसे पहले आपको यदि सोम पे आपने मोहर सर्कल सीखा है तो आपको ये डायरेक्शन पता होगी। इसकी डायरेक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, इसको मैंने लिख दिया n3, इसकी डायरेक्शन को मैंने क्या लिख दिया, n1, और इसकी जो हमारी नॉर्मल है, नॉर्मल की डायरेक्शन को हमने क्या बोल दिया, n बोल दिया। अब इसको हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं इस सिस्टम पे, मतलब हम मोहर सर्कल बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस स्टेट ऑफ स्ट्रेस का। हमारी हेडिंग क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेस, स्टेट ऑफ स्ट्रेस इन मोहर सर्कल। तो ये हमारा क्या बन गया, स्टेट ऑफ स्ट्रेस। इसको हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ पर, मोहर सर्कल पर। तो सबसे पहले यदि हम बात करेंगे कैसे ड्रॉ करेंगे इसको, हमको पता है कि हमारा फेलियर इन्वेलप कुछ ना कुछ होगा, है ना, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, टाउ इक्वल टू सी प्लस सिग्मा tan phi, है ना। तो हमने क्या किया, सबसे पहले जो भी हमारे पास सी है उससे हमने अपना फेलियर इन्वेलप बना लिया। ये हमारा क्या हो गया, फेलियर इन्वेलप, फेलियर इन्वेलप। ठीक है, अब इससे हमको कुछ ना कुछ पॉइंट मिलेगा, इससे हमको कुछ ना कुछ पॉइंट मिलेगा। इसका पॉइंट ले लो, इसका पॉइंट ले लो, है ना। इस पर यदि मैं पॉइंट की बात करूँगा तो यहाँ पर पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास, सिग्मा 3 एंड 0। ये हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा 3 एंड 0, और यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, सिग्मा 1 एंड 0। ठीक है, मिल जाएगा पॉइंट। तो उन्हीं पॉइंट को हम इस सर्कल में ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं, पॉइंट क्या मिला हमको, यहाँ पर हमको पॉइंट क्या मिला, इस वाले पॉइंट पे, इससे भी हमको सिग्मा एन और टाउ एफ की वैल्यू पता चलेगी, टाउ एफ और सिग्मा एफ की, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, यहाँ से हमको जो ये पॉइंट है, इसका पॉइंट यदि मैं बात करूँ, इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, टाउ एफ एफ और सिग्मा एफ एफ, है ना। अच्छा, ठीक। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये सिग्मा 3 ये पॉइंट मिल गया हमको, और एक पॉइंट ये मिल गया। तो यदि हम बात करते हैं इन्हीं पॉइंट को हम इस सर्कल में बनाने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं सिग्मा 3, तो सिग्मा 3 हमको कहाँ मिलेगा, सिग्मा 3 की वैल्यू हमारी क्या है, छोटी है, सिग्मा 1 की वैल्यू क्या है, हमारी ज़्यादा है। तो सिग्मा 3 हमको यहाँ कहीं मिला, सिग्मा 3 और 0। तो यदि मैं बात करूँगा, ये तो पता है ना एक्स वाई कोऑर्डिनेट में ये एक्स ए वाई जो होता है ना, तो x को हम कुछ इस तरीके से, सिग्मा 3 की वैल्यू हमको यहाँ पे मिलेगी, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, हमारी 0 है, तो हमारा ये हो गया हमारा सिग्मा 3। ऐसे यदि हम बात करते हैं हमारा सिग्मा 1 की वैल्यू, तो सिग्मा 1 की वैल्यू हमको यहाँ कहीं पे मिली, उसकी वैल्यू हमारी सिग्मा 3 से क्या होगी, ज़्यादा होगी। अच्छा, अब हमको ये 2 पॉइंट मिल गए। अब ये 2 पॉइंट मिल गए, तो इसका यदि मैं हाफ निकालूँ तो मेरे को ये पॉइंट मिल जाएगा,
ये पॉइंट हो गया हमारा क्या, सेंटर। अभी इस वाली लाइन को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ये बन गया हमारा क्या, सेंटर। इस सेंटर से हमने क्या, इस सेंटर, इसको हमने सेंटर लेके एक सर्कल बना दिया, ये कुछ इस तरीके से सर्कल हमारा बन जाएगा। अब हमको पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं है, नीचे वाला नहीं बना रहा है, सिर्फ ऊपर वाले की बात कर रहे हैं हम, है ना। तो ये बन गया हमारा क्या, सर्कल। ये वैल्यू हो गई हमारी आर, ये भी रेडियस हो गई और ये भी हमारी रेडियस होगी। अब यदि हम बात कर रहे हैं, हमको निकालनी है ये वाली वैल्यू, फेलियर प्लेन निकालना है हमारा, है ना, कि फेलियर प्लेन पे कितनी स्ट्रेसेस होंगी। तो यदि हम बात करते हैं इससे n1 सिग्मा 1 की यदि हम बात करेंगे, तो सिग्मा 1 की डायरेक्शन क्या है, कुछ इस तरीके से है, इसको मैं बोल दूंगा n1 कैप। और सिग्मा 3 हमारा ये है, तो सिग्मा 3 की डायरेक्शन क्या है हमारी, n3 कैप। ठीक है, अब यदि हम बात करेंगे, हमको क्या चाहिए है, इसकी डायरेक्शन चाहिए, तो ये हमारा मेजर प्रिंसिपल प्लेन से या माइनर प्रिंसिपल प्लेन से हमारे पास किस एंगल पे होगा, वो चीज़ हमको क्या करनी है, पता करनी है। तो उसके लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, सी और फाई की, सी एंड फाई की। एक चीज़ पता चल जाए इसमें से तो हम आसानी से इसको ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। तो हमको पता है फेलियर इनवेलप से, फेलियर इनवेलप से यदि मैं इस पर किसी पॉइंट पर, यदि इस पर मैं किसी पॉइंट से यदि इससे टेंजेंट खींच दूँ, कुछ इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, टेंजेंट खींच दिया, तो ये मेरे को मिल गई किसकी, फाई की वैल्यू। ये वैल्यू किसकी मिल गई, फाई की। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास, सी कोहेसन, ये हो जाएगा मेरे पास सी। अब देखो इसकी डायरेक्शन देखो, यदि आपको फाई एंगल पता है, ये एंगल यदि फाई है हमारे पास, है ना, यदि ये एंगल हमारे पास क्या है, फाई है, अब ये यहाँ पर टच कर रही है, ये हमारा क्या है, फेलियर इनवेलप, मतलब यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी हमको, किसकी वैल्यू मिलेगी, टाउ एफ एफ और सिग्मा एफ एफ की, है ना। यही चीज़ तो हमको मोहर सर्कल बताता है एक्चुअल में, है ना। तो इससे हमने क्या कर दिया, इससे हमने कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक, यदि ये एंगल फाई है तो ये एंगल कितना होगा हमारा, ये एंगल भी हमारा फाई होगा। ठीक है, जब ये एंगल फाई होगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस फाई। ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल पूरा 90, तो यहाँ से यहाँ तक का ये एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास, 90 प्लस फाइव। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, अपना टाउ एफ और सिग्मा एन की वैल्यू को, या हमारा जो सिग्मा एफ एफ और टाउ एफ एफ जो है, इसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं मोहर सर्कल की हेल्प से। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ क्लियर है। इसको हम क्या बोलते हैं, इस वाले को फेलियर इनवेलप, फेलियर इनवेलप। चलो एक बार फिर से डिस्कस कर देता हूँ। हमने सबसे पहले स्टेट ऑफ स्ट्रेस बनाया, स्टेट ऑफ स्ट्रेस बनाने के बाद हमने क्या देखा, हमने हर एक स्ट्रेस की हमने क्या निकाल लिया, डायरेक्शन निकाल लिया, और हमको ये क्या मिल गया, हमको ये फेलियर सरफेस मिल गया। अब ये फेलियर सरफेस हमको कहाँ पर मिलेगी, वो हम किसकी सहायता से कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम करने की कोशिश कर रहे हैं आपके मोहर सर्कल से। ठीक है, अब मोहर सर्कल से किस तरीके से, तो हमने क्या किया, सबसे पहले इस वाले पॉइंट को लिया, इसको ड्रॉ किया, हमारी सिग्मा 3 की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने इस वाले प्लेन को लिया और इस पर जो पॉइंट्स है उसको हमने इस पर ड्रॉ कर लिया, तो हमको सिग्मा 3 और सिग्मा 1 की वैल्यू मिल गई। अब हमको निकालना है इस वाले पॉइंट को, तो हमको पहले देखना पड़ेगा कि इसका एंगल कितना है। अब यदि इसका एंगल, यदि हम बात करेंगे इसका एंगल, या यदि मैं यहाँ से कैलकुलेट करना चाहूँ, तो ये एक एंगल ये बन गया हमारे पास। ये किसका एंगल है, यदि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिग्मा 3 हमारे पास क्या है, सिग्मा 3 हमारे पास क्या है, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, है ना, और सिग्मा 1 क्या है हमारे पास, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, और हमारे पास क्या है, एक फेलियर प्लेन, इसको हमने क्या बोला यहाँ पर, ये क्या हमारे पास फेलियर प्लेन। ठीक है, तो अब हमको निकालना है इस पर से एंगल। तो हमको ये एंगल पता है, सिग्मा 3 की डायरेक्शन हमारी कुछ इस तरीके से है, तो इसकी डायरेक्शन से लेकर यदि ये एंगल, सपोज दैट ये एंगल कितना हमारे पास 5 है, सपोज मान के हम चल रहे हैं, तो हम यहाँ से भी सिग्मा 3 से हम किस डायरेक्शन पर चलेंगे, हमने ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चले, तो हम यहाँ से देखेंगे कि इसका एंगल, हमको 5 एंगल जाना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर इसके एंगल तक, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमको कितना जाना पड़ेगा, 5 एंगल जाना पड़ेगा। ये हमने मन से माना है, अब ये कुछ भी हो सकता है, 5 ना लेके आप थीटा लेके चल लो, है ना, कि यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है, थीटा, है ना, तो यहाँ से यहाँ तक का, इससे जो आप जाओगे तो यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल जाना पड़ेगा, आपको थीटा जाना पड़ेगा। अब ये थीटा की वैल्यू आपकी निकल के कितनी आ रही है, वो डिपेंड करेगा कि आपका फेलियर प्लेन कहाँ पर मिल रहा है। अब आपका फेलियर सरफेस, फेलियर इनवेलप यहाँ पर है, तो फेलियर इनवेलप यहाँ पर है, तो ये सर्कल में जाके इस फेलियर इनवेलप पर ये सर्कल जाके कहीं ना कहीं पर टच करेगा, जहाँ पर भी टच करेगा वो हमारा क्या होगा, फेलियर
प्लेन या फेलियर सरफेस होगी या फेलियर प्लेन होगा, है ना। ये हमको फेलियर प्लेन के बारे में पता चल गया, ये हमको फेलियर प्लेन के बारे में पता चल गया। अब इसकी सहायता से, अब यहाँ से हमने टेंजेंट डाल दिया, हमको सी की वैल्यू पता चल गई। अब वो कितने एंगल पे होगा जिसको हमने थीटा माना था वो हमको कैलकुलेट करना है ना। तो कितना आ जाएगा, जब ये एंगल हमारा जो फेलियर मतलब 5 है तो 5 एंगल पे यहाँ से यहाँ तक ये 5 एंगल हो गया, तो कितना निकल के आया, जो हमने थीटा माना था वो कितना हो जाएगा 90 माइनस 5। और इसको यदि मैं मेजर प्रिंसिपल और फेलियर प्लेन के बीच में एंगल की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा 90 प्लस 5। अब यदि हम बात करते हैं, इसी को हमने वापस से किस पे कन्वर्ट करने की कोशिश की, इन प्लेन। यदि हम प्लेन पे बात करेंगे तो प्लेन पे एंगल की यदि मैं बात करूं तो मेजर प्रिंसिपल प्लेन एंड फेलियर सरफेस के बीच में जो एंगल होगा, है ना, एंगल बिटवीन मेजर प्रिंसिपल प्लेन एंड फेलियर सरफेस के बीच में एंगल क्या दिख रहा है हमारे पास, मेजर प्रिंसिपल प्लेन कौन सा था हमारा, n1 वाला, मतलब ये वाला, ये क्या था हमारा, ये है ना। तो इसके बीच में यदि हम बात करेंगे तो मेजर प्रिंसिपल प्लेन का जो एंगल है फेलियर सरफेस के साथ कितना दिख रहा है 90 प्लस 5, है ना। ये n1 है, यही था हमारा मेजर प्रिंसिपल प्लेन, और ये हमारी फेलियर सरफेस है। इसके बीच में एंगल मोहर सर्कल में कितना दिख रहा है 90 प्लस 5। तो इसको जब हम प्लेन पे लेकर जाते हैं तो क्या होता है, जस्ट हाफ होता है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 45 प्लस 5/2। ऐसे यदि हम बात करते हैं एंगल बिटवीन माइनर प्रिंसिपल प्लेन एंड फेलियर सरफेस, इसके बीच में एंगल क्या हो जाएगा 45 माइनस 5/2, क्योंकि 90 माइनस 5 है, इसका जस्ट हाफ कर दोगे तो कितना हो जाएगा 45 माइनस 5/2। समझ में आया, दिक्कत हुई समझने में, नहीं आया? अगर समझ में नहीं आया तो आप सोम का मोहर सर्कल वाला वीडियो देख लो, वहां से इजीली क्लियर हो जाएगा, है ना। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको थोड़ी सा सोम आना चाहिए, तभी ये कॉन्सेप्ट इसके थोड़ी से क्लियर होंगे। जैसे मैंने क्लियर कर दिया है, अगर कहीं पे भी डाउट हो तो वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट, अब यदि मैं बात करूं, यहाँ से मैं सिग्मा 3 और सिग्मा 1 के बीच में रिलेशन बना सकता हूँ किसी फेलियर प्लेन पे या किसी फेलियर सरफेस पे। एट एनी फेलियर सरफेस रिलेशन बिटवीन सिग्मा 1 एंड सिग्मा 3, है ना। सिग्मा 1 और सिग्मा 3 के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो यदि मैं लिखना चाहूँ, अब इसका पूरा का पूरा डेरिवेशन हमको नहीं करना, हमको डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना है किस तरीके से इसका फॉर्मूला होगा। तो इसको हम क्या बोल देंगे, सिग्मा 1f इक्वल टू सिग्मा 3f tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c tan 45 प्लस 5/2, ठीक है। और ऐसे यदि हम निकालना चाहते हैं सिग्मा 3f, तो सिग्मा 3f इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा 1f tan स्क्वायर 45 माइनस 5/2 प्लस 2c tan 45 माइनस 5/2, ठीक है। ये दोनों इक्वेशंस को याद रखना है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब ये हमको मिल गया रिलेशन किसके बीच में, सिग्मा 1 और सिग्मा 3 के बीच में किसी फेलियर सरफेस पर, ठीक है। अब इसी की सहायता से हमारे पास क्या हो गई, दो इक्वेशन हो गई, और हमको निकालना है क्या, कोहेजन और फाई, है ना, सी और फाई निकालना है। तो दो इक्वेशन, अब इस पर देखो ये सी है और इस पर फाई है, तो दो इक्वेशन, दो अननोन आसानी से इस इक्वेशन से निकल के आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक फॉर्मूला और याद रखना, tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस साइन 5 डिवाइड बाय 1 माइनस साइन 5, ठीक है। ऐसे यदि मैं बात करना चाहूँ tan स्क्वायर 45 माइनस 5/2 के, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन 5 डिवाइड बाय 1 प्लस साइन 5, ठीक है। तो यहाँ तक की चीज़ें क्लियर, किस तरीके से हमने स्टेट ऑफ स्ट्रेस को मोहर सर्कल में कन्वर्ट किया, ये समझ पे आ गया होगा, है ना। इसके बाद यदि हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो टॉपिक है वो क्या है हमारे पास, तो हमने रिलेशन बना लिया और इन्हीं की सहायता से सी और फाई को कैलकुलेट करेंगे। ये तो हमारी हो गई पूरी मेथड, है ना, इस चैप्टर में जो हमको पढ़ना था। अब बेसिकली यदि हम बात करते हैं
हम इस कैलकुलेशन से नहीं, हम बहुत सारे डिफरेंट टाइप के टेस्ट करते हैं और उन टेस्ट की हेल्प से हम क्या करेंगे, सी और फाई को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा कौन सा पॉइंट था, हमारा 6th पॉइंट था। 6th पॉइंट क्या था, वेरियस टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग सी एंड फाई, सी और फाई को डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन से टेस्ट हैं। तो इससे ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कौन कौन से टेस्ट होते हैं। सबसे पहला टेस्ट हमने कौन सा डिस्कस किया था, डायरेक्ट शेयर टेस्ट, है ना, डायरेक्ट शेयर टेस्ट या डायरेक्ट शेयर बॉक्स टेस्ट। सेकेंड नंबर पे क्या था हमारे पास, ट्राइएक्सियल शेयर टेस्ट। थर्ड नंबर पे क्या था हमारे पास, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। और लास्ट हमने जो डिस्कस किया था वो क्या था, वैन शेयर टेस्ट, वैन शेयर टेस्ट। अब यदि हम बात करते हैं डायरेक्ट शेयर टेस्ट की, तो डायरेक्ट शेयर टेस्ट कौन सी सॉइल के लिए होता है हमारा, डायरेक्ट शेयर टेस्ट जो होता है हमारा, इसको हम बोलेंगे, ये डायरेक्ट याद रखना कौन सी सॉइल के लिए होता है, कोहेजन लेस सॉइल के लिए, कोहेजन लेस सॉइल के लिए। और ये कैसा टेस्ट होता है हमारा, ड्रेन टेस्ट होता है, ड्रेन टेस्ट होता है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट टेस्ट कौन सा होता है हमारा, ट्राइएक्सियल शेयर टेस्ट। ट्राइएक्सियल शेयर टेस्ट की यदि हम बात करते हैं तो कैसे सॉइल के लिए होता है, ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल, ठीक है। और ये ड्रेन टेस्ट भी होता है और अनड्रेन्ड भी होता है, ठीक है। और इस पर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइएक्सियल शेयर टेस्ट भी देखेंगे ना। नेक्स्ट हमारे पास होता है अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। तो बेसिकली ये कैसी सॉइल की होता है, कोहेसिव सॉइल के लिए, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं वैन शेयर टेस्ट की, तो वैन शेयर टेस्ट कैसी सॉइल के लिए होता है, वैन शेयर टेस्ट हमारा होता है सॉफ्ट क्ले के लिए या और सेंसिटिव सॉइल के लिए, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है। अब हम एक एक से डिस्कस करेंगे, हमारा डायरेक्ट शेयर टेस्ट को, ट्राइएक्सियल शेयर टेस्ट को, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट को है, वैन शेयर टेस्ट को। तो सबसे पहले हम देखेंगे किसको, डायरेक्ट शेयर बॉक्स टेस्ट को। है ना, तो हम देख रहे हैं डायरेक्ट शेयर टेस्ट, डायरेक्ट शेयर टेस्ट। अब यदि हम बात करते हैं, जो हमारे AJE का एग्जाम होता है उस पर डायरेक्ट पूछता है कि ये चीज़ क्या क्या होती है, कौन सी सॉइल के लिए होता है, कौन सा टेस्ट होता है ना, क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब इसको थोड़ी सा देख लेते हैं हम कि बेसिकली इस पर करते क्या हैं। तो इस पर क्या है, आपके पास एक फ्रेम होता है, ये फ्रेम है आपका, इस पे आपका एक बॉक्स होता है ना, और ये बॉक्स रखा होता है व्हील के ऊपर, ये है आपका व्हील, और इसके जस्ट ऊपर आपने क्या रख दिया, एक बॉक्स रख दिया। इसी को हम क्या बोलते हैं, शेयर बॉक्स। इसलिए इस टेस्ट का नाम क्या है, शेयर बॉक्स टेस्ट, ठीक है। पोर्स स्टोन होते हैं दोनों साइड, और ये जो है आपका सॉइल सैंपल, ये कुछ इस तरीके से आपका थोड़ी सा ब्रेक रहता है यहाँ से, यहाँ पर ये क्या है आपका पोर्स स्टोन। ऐसे ही हमारे यहाँ पर भी आपके क्या है, पोर्स स्टोन लगे होते हैं, पोर्स स्टोन, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर लोडिंग के लिए अरेंजमेंट होता है, जिससे कि आप लोड लगा सको यहाँ पर। उसके बाद इस पर एक आपकी डायल गेज भी लगी होती है ना, ये डायल गेज। इस डायल गेज का काम क्या होता है, क्या मेज़र करने का काम होता है इस डायल गेज का, मेज़र वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। ऐसे यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी हमारा क्या लगा होता है, यहाँ पर भी हमारी एक डायल गेज लगी होती है जो क्या मेज़र करती है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर हमारी क्या लगी होती है, प्रोविंग रिंग। क्या लगी होती है यहाँ पर, प्रोविंग रिंग। इस प्रोविंग रिंग का काम क्या होता है, डिटरमाइन मैग्नीट्यूड
मैग्नीट्यूड ऑफ शेयरिंग लोड। ठीक है, इस शेयरिंग लोड को कैलकुलेट करने का काम क्या होता है, प्रोवेग रिंग का होता है ना। और जो यहाँ पर हम जो F लगा रहे होते हैं बेसिकली, ये जो F यहाँ पर, जैसे यहाँ पर P लगा है ना, और इसको कौन मेज़र करेगा, मेज़र वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, डायल गेज ये मेज़र करेगी कितना आपका, ये आपका क्या कर रही है, आपका लोड लगाने से कितना आपका स्ट्रेस जनरेट हो रही है ना, उस चीज़ को मेज़र करेगी हमारी क्या, ये जो डायल गेज है कितना सेटलमेंट आ रहा है। ऐसे यदि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो हम F लगा रहे हैं, F को हम कैसे लगाते हैं, कॉन्स्टेंट स्ट्रेन से। कहने का मतलब ये है 1 मिनट में कितना हमारा आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कांस्टेंट स्ट्रेन है ना, क्योंकि हमको इसको ज़्यादा तेज़ी से भी नहीं लगाना। यदि हमने F को ज़्यादा तेज़ी से लगा दिया तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर पोर वाटर प्रेशर डेवलप्ड हो जाएगा, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप्ड हो जाएगा। तो ये क्या हमारे पास सॉइल सैंपल, ठीक है, ये सॉइल सैंपल है। अब जब हम इसको यहाँ से इस तरीके से लगाएंगे तो ये हमारा ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से फिक्स है, तो ये हमारी कुछ इस तरीके से ये आपका शेयरिंग हो जाएगी यहाँ से, और फेलियर प्लेन हमको मिल जाएगा। जिस लोड पे हमारा वो फेल होगा वो लोड हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। और कैलकुलेट किससे करेंगे हम, जब हमको कैसे पता चलेगा, हमको देख के पता चल जाएगा कि यहाँ से ये फेल हो रहा है ना। तो हम इस पर से क्या कैलकुलेट कर लेंगे, एक तो हम नॉर्मल स्ट्रेस कैलकुलेट कर लेंगे। मतलब हमको बेसिकली हमने मोहर सर्कल बनाया था तो हमने देखा था ना, हमको TF पता करना है और सिग्मा FF पता करना है। फेलियर प्लेन पे कितना नॉर्मल स्ट्रेस है और कितना शियर स्ट्रेस है, वो चीज़ कैलकुलेट करनी है। तो बेसिकली यदि हम बात करें इस F और P की सहायता से हम इसी को तो कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। अब वो हमको फेलियर प्लेन यहाँ पर डायरेक्ट दिख रहा है टेस्ट जब हम कर रहे हैं तो, है ना। तो यदि हम बात करेंगे जो हमारा सिग्मा FF होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, P/A से पता चल जाएगा हमको, क्योंकि हमको इसका एरिया पता है सॉइल सैंपल का, और जितना हम लोड लगा रहे हैं जहाँ पर वो फेल होगा वो हमको सिग्मा मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे यदि हम बात करते हैं हमको टाउ FF कैलकुलेट करना है, तो टाउ FF कैलकुलेट करने की यदि हम बात करेंगे तो कैसे मिल जाएगा हमको, F/A से। इस F के कारण जितना डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो कितना F लगाने पे हमारा जो है, ये हमारा जो सॉइल सैंपल है वो क्या हो जा रहा है, हमारा फेल हो जा रहा है, वो पता करना। तो हमको कौन पता करके देगा, प्रोविंग रिंग, कितना हमने F की वैल्यू लगाई, डिवाइड कर देंगे एरिया से, तो हमको क्या मिल जाएगा, शियर स्ट्रेस मिल जाएगी। ठीक है, तो हमको ये दोनों पॉइंट मिल गए, बेसिकली यही चीज़ हमको निकालनी थी। उसके बाद यदि हम बात करते हैं इस टेस्ट को करने के लिए एडवांटेज क्या क्या है। अच्छा, इस पर एक चीज़ ये याद रखनी है कि जब हम F लगा रहे हैं तो हमको याद रखना है कि हमारा जो है पोर वाटर प्रेशर डेवलप नहीं होना चाहिए, है ना। एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप नहीं होगा तो हमारी जो सिग्मा टोटल स्ट्रेस की वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, इफेक्टिव स्ट्रेस के बराबर, क्योंकि हमारा पोर वाटर प्रेशर कैसा है, हमारा 0 है, क्योंकि हमारा टेस्ट कैसा है, ड्रेन टेस्ट है। कैसा टेस्ट है हमारा, ड्रेन टेस्ट है। ये भी एग्जाम में आ जाता है कि किस प्रकार का टेस्ट है। ड्रेन टेस्ट का मतलब ये है कि जब आप ये लोड लगा रहे हो तो आपका जो वाटर होगा इस पर दोनों साइड से ये आपके क्या है, पोर्स स्टोन है, तो इन पोर्स स्टोन में से आपका वाटर क्या हो जाएगा, इजिली निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा, इस टेस्ट को करने का एडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है, एक तो ये जल्दी हो जाता है ना, कम पैसे लगते हैं और आसानी से तैयार हो जाता है, इजी टू प्रिपेयर। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज के, डिसएडवांटेज क्या है इस टेस्ट का, तो इस टेस्ट का डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा आपको, फेलियर सरफेस जो है आपकी, या फेलियर प्लेन यदि मैं लिखना चाहूँ, फेलियर प्लेन आपको पहले से पता होता है, इज प्री डिटरमाइंड। ठीक है, आपको जैसे भी आपका यदि सॉइल सैंपल आपने कहीं से भी लेकर आया, तो मान लो आपको कुछ इस तरीके का सॉइल सैंपल है जिसमें इस तरीके का फेलियर मौजूद है, तो आप उसको कैसा लगाते हो, हमेशा हॉरिजॉन्टल लगाते हो। आपको पता है कि यहीं से फेल कराना है आपको, जहाँ से आपका वो मतलब आपको पता रहता है कि फेलियर होगा कहाँ से। फेलियर आपने जब इसको इस तरीके से रखा हुआ है या सॉइल सैंपल आपने रखा हुआ है, तो जब आप लोड लगाओगे तो आपका फेलियर तो यहीं से जनरेट होगा, है ना। तो एक चीज़ तो ये आपको पहले से पता है। दूसरी चीज़, आपको जहाँ से भी फेलियर है उसको हमेशा कैसा रखना है, हॉरिजॉन्टल रखना है। ठीक है, दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, हाँ, तो वही जो मैंने डिस्कस किया, फेलियर प्लेन इज ऑलवेज हॉरिजॉन्टल। फेलियर प्लेन कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। नेक्स्ट, जो हमारा
शेयर स्ट्रेस की यदि हम बात करते हैं, शेयर स्ट्रेस हो या हम बात करते हैं नॉर्मल स्ट्रेस हो, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है यूनिफॉर्म, नॉट यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नहीं होता। यूनिफॉर्म होगा कैसे? क्योंकि एरिया हमारा चेंज हो रहा है ना। तो फोर्थ पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि हमारा एरिया जो होता है पूरे के पूरे टेस्ट में सेम नहीं होता है ना। एरिया थ्रू आउट द टेस्ट कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने इसी टेस्ट में क्या देखा था कि मोहर सर्कल में किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, किस तरीके से इस मोहर सर्कल से हम वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहेंगे, कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारी, क्या हेडिंग थी हमारी? इसके जस्ट बाद हमने क्या डिस्कस किया था? एडवांटेज हो गया, डिसएडवांटेज हो गया, उसके बाद हमारा इसको मैंने यदि पॉइंट ए दे दिया, इसको मैंने पॉइंट बी दे दिया। इसके जस्ट बाद हमने क्या किया था कि इसका जो टेस्ट रिजल्ट आएगा उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेस्ट रिजल्ट। तो टेस्ट रिजल्ट को रिप्रेजेंट करने की जो मेथड है, कौन सी है बेस्ट मेथड? बेस्ट लाइन फिटिंग कर्व मेथड, बेस्ट लाइन फिटिंग कर्व मेथड, है ना। इस मेथड का नाम याद रखना है। इस मेथड की सहायता से हम क्या करते हैं, इसका टेस्ट रिजल्ट रिप्रेजेंट करते हैं। हम क्या करेंगे, अलग अलग सैंपल लेंगे और उसको अलग अलग टेस्ट, अलग अलग लोड में क्या करेंगे, उसको परफॉर्म करेंगे, है ना। तो उससे हमको अलग अलग पॉइंट मिलेंगे। जैसे यदि हम बात करते हैं ये बेस्ट लाइन फिटिंग मेथड क्या है हमारी, तो हमने क्या लिया, अलग अलग सॉइल सैंपल लिया और उसको अलग अलग लोड पे क्या किया, परफॉर्म किया। अलग सैंपल लोगे तो अलग अलग लोड में वो क्या होगी, फेल होगी, है ना। तो हो सकता है हमको अलग अलग पॉइंट मिलेंगे, एक पॉइंट ये मिला, 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 इस तरीके से हमको बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे। तो हमको क्या करना है, हमको ओरिजिन से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करनी है जो कि आपके पॉइंटों को जोड़ने की कोशिश करे, सारे पॉइंटों को जोड़ने की कोशिश करे, मतलब ऐसी लाइन हो कि वो सारे पॉइंट से आसपास से होकर गुजरे, है ना। जैसे यदि मैं बात करूंगा तो मैंने क्या किया, एक पॉइंट ये मिल गया मेरे को, एक पॉइंट ये मिल गया मेरे को, इस तरीके से मैंने एक लाइन खींच दी, पूरी स्ट्रेट लाइन, है ना। तो यहाँ पर देखो, ये इस लाइन के आजू बाजू में ही ये पॉइंट मिल रहे हैं हमको, और इस पे से देख रहे हैं एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, इसी पे से क्रॉस हो रहा है हमारा। तो इसी मेथड को हम क्या बोल देते हैं, बेस्ट लाइन फिटिंग कर्व मेथड, है ना। अब जो भी हमारा टेस्ट रिजल्ट आएगा उसको मोहर सर्कल में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो डी नंबर का पॉइंट हमारा क्या है, ड्रॉ मोहर सर्कल, है ना। अब जो भी हमारा पॉइंट मिले हमको, जो फेलियर पॉइंट मिले, कौन कौन से पॉइंट मिल गया हमको एक तो ये पॉइंट मिल गया और एक पॉइंट हमको ये मिल गया, मतलब हमको सिग्मा एफ एफ और टाउ एफ एफ मिल चुका है यहाँ पर, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट है, हमने इस मेथड, इस लाइन को ड्रॉ कर लिया और कोशिश ये करना है कि ओरिजिन से ही होकर जाए, क्योंकि हमारा ये टेस्ट आपको ही पता है कि ये टेस्ट कैसे सॉइल के लिए होता है, कोहेजनलेस सॉइल के लिए। तो उस पर सी की वैल्यू तो कुछ मिलनी नहीं है ना। तो यदि मैं इस पर से बात करूंगा तो हमने क्या कर लिया, सबसे पहले जो भी हमको ये पॉइंट मिला, ये जो पॉइंट मिला इसकी कुछ वैल्यू होगी सिग्मा एफ एफ की और ऐसे ही टाउ एफ एफ की कोई वैल्यू होगी। तो इससे हमको एक पॉइंट मिल जाएगा, सपोज ये पॉइंट हमको यहाँ पर मिला जिसकी वैल्यू हमारी क्या है, सिग्मा एफ एफ एंड टाउ एफ एफ, ठीक है। इसको हमने ज्वाइंट कर दिया कुछ इस तरीके से हमने इसको ज्वाइंट कर दिया। अब हमने क्या कर दिया, इस लाइन से हमने परपेंडिकुलर इससे ड्रॉ कर दिया कुछ इस तरीके से, एक सर्कल लिया यहाँ से, ये हमारी क्या मिल गई हमको, ये रेडियस मिल गई। इस रेडियस का हमने क्या कर लिया, सर्कल ड्रॉ कर लिया, इस रेडियस का हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब सर्कल ड्रॉ करने के बाद जैसे ही हमने सर्कल ड्रॉ किया हमको पता चल जाएगी किसकी वैल्यू, सिग्मा 3 की वैल्यू और सिग्मा 1 की वैल्यू। तो इस तरीके से हमारा ये मोहर सर्कल ड्रॉ हो जाएगा और अब हम ज्योमेट्री का यूज़ करके सिग्मा 3 और सिग्मा 1 को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। बेसिकली हमने इनका रिलेशन भी देख लिया है, वहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और सी और फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हमारी जो है सिर्फ और सिर्फ हमको क्या मिलेगी, ये फाई की वैल्यू मिलेगी, सी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी और फाई की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। और वैसे भी हमको पता है एक ऐसी सॉइल के लिए होता है, कोहेजनलेस सॉइल के लिए होता है ना। तो सिग्मा 3f और सिग्मा 1f की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी ज्योमेट्री का यूज़ करके। यहाँ तक की चीज़ क्लियर है।
ये टेस्ट बेसिकली समझ में आ गया होगा। इसका जो टेस्ट रिजल्ट है किस पे, इस लाइन को हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है, इस पर से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये टेस्ट समझ में आ गया। इसके जस्ट बाद हम कौन सा टेस्ट डिस्कस करेंगे, ट्राइएक्सियल शियर टेस्ट। ट्राइएक्सियल शियर टेस्ट की यदि हम बात करते हैं तो ट्राइएक्सियल शियर टेस्ट में कैसी सॉइल के लिए होता है ये, ऑल टाइप ऑफ सॉइल, है ना। अच्छा, इसकी यदि हम बात करें तो ये ड्रेन टेस्ट के लिए भी हो सकता है और अनड्रेन टेस्ट के लिए भी हो सकता है। अब यदि हम बात करते हैं, यदि हमने क्ले पर ड्रेन टेस्ट किया तो हमको कोहेजन की कुछ वैल्यू मिलेगी क्या, ड्रेन टेस्ट के लिए, है ना। चलो अच्छा, अपन देखते हैं यहाँ पर ट्राइएक्सियल टेस्ट। सेकेंड नंबर पे क्या है आपका, ट्राइएक्सियल टेस्ट। अब ट्राइएक्सियल टेस्ट में बेसिकली हम बात कर लेते हैं कि बेसिकली होता क्या है, फिर इसका हम डायग्राम बनाएंगे, है ना। इस पर बेसिकली हमको निकालना क्या है, हर एक टेस्ट में सी और फाई निकालना है। हमने पहले वाले टेस्ट में देख लिया, डायरेक्ट शियर टेस्ट में सी की वैल्यू हमारी 0, ओनली फाई कैलकुलेट करना था, तो जो जिस एंगल पे वो मिला हम उसको निकाल सकते हैं, या तो हम सिग्मा 3 और सिग्मा 1 के बीच में रिलेशन जो है हमारा, उसकी सहायता से हम फाई को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ट्राइएक्सियल टेस्ट में यदि हम बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, वही कंडीशन को हमने उठा लिया, ये हमारे पास सिग्मा 3 मतलब कन्फाइनिंग स्ट्रेस लग रही है। इसके बाद हमने क्या कर दिया, इस पर बिल्डिंग लोड लगा दिया। बिल्डिंग लोड लगाने पे हमारा ये क्या हो गया, सिग्मा 3 ये बन गया हमारे पास सिग्मा 1। ठीक है, सिग्मा 1 इक्वल टू क्या है हमारे पास, सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी। ठीक है, अब हमने क्या किया, जो भी टेस्ट कर रहे हैं हम ट्राइएक्सियल टेस्ट कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, सबसे पहले सिग्मा 3 को हमने लगा दिया और सिग्मा 3 को लगाने के बाद हमने इसको क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। सिग्मा 3 को कांस्टेंट कर दिया। सिग्मा 3 को कांस्टेंट करने के बाद अब हम इस पर लगा रहे हैं सिग्मा 1। हम इस पर क्या लगा रहे हैं, सिग्मा 1, और जिस पे हमारा ये फेल हो जाएगा हम उसका क्या करेंगे, उसको मोहर सर्कल में ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इसको 1 लिख दिया, यहाँ पर भी 1 लिख दिया, यहाँ पर भी 1 लिख दिया, यहाँ पर भी मैंने 1 लिख दिया। फिर दूसरा टेस्ट लिया, दूसरा ये टेस्ट कंप्लीट हो गया क्योंकि हमको इस पर फेलियर प्लेन मिल गया। ठीक है, फिर हमने दूसरा टेस्ट लिया, मतलब दूसरा सॉइल सैंपल लिया, और दूसरे सॉइल सैंपल में फिर से हमने क्या किया, अभी जितना हमने लगाया था सेल प्रेशर, या बोल सकते जो भी हमने अभी तक सिग्मा 3 जो कन्फाइनिंग प्रेशर था वो लगाया था, उससे हमने वैल्यू को क्या कर दिया, ज़्यादा इंक्रीज कर दिया, उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर दिया। तो जब इसकी वैल्यू को इंक्रीज कर दिया तो पहले सिग्मा 3.1 था, यहाँ पर सिग्मा 3.2, यहाँ पर सिग्मा 3.2, तो ऑटोमेटिकली आपको सिग्मा 1 से ज़्यादा वैल्यू लगानी पड़ेगी, क्योंकि कन्फाइनिंग स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई है, इंक्रीज हो चुकी है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर बोल सकते हैं ये क्या हो जाएगा, सिग्मा 1.2, ये सिग्मा 1.2। अब सिग्मा 1.1 की वैल्यू सिग्मा 1.2 से क्या है आपकी, कम है ना। ऐसे यदि हम और टेस्ट लें तो हमने एक टेस्ट और ले लिया, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, सिग्मा 3 की वैल्यू को और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया इसके कंपैरिजन पे। ठीक, तो हमको और ज़्यादा सिग्मा 1 की वैल्यू लगानी पड़ेगी इसको फेल कराने के लिए। इस पर जो फेलियर सरफेस मिलेगी वो सिग्मा 1.2 पे फेल होगी, इस पर जो हमको फेलियर सरफेस मिलेगी वो सिग्मा 1.1 पे फेल होगी। इस पर यदि मैं बात करूँ, इस पर जो फेलियर प्लेन मिलेगी हमको वो किस पे फेल होगी, सिग्मा 1.3 पे। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ से याद रखना, सिग्मा 3.1 की वैल्यू जो है कम है किससे, सिग्मा 3.2 से, और इसकी वैल्यू कम है किससे, सिग्मा 3.3 से, है ना। तो सिग्मा 1.1 की वैल्यू क्या होगी, कम होगी सिग्मा 1.2 से, सिग्मा 1.2 की वैल्यू कम होगी किससे, सिग्मा 1.3 से। अब यदि मैं इसको यदि मैं क्या करना चाहूँ, मोहर सर्कल पर ड्रॉ करना चाहूँ, तो मोहर सर्कल में ड्रॉ करूँगा और सी और फाई की वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे हम। तो बेसिकली यदि हम बात करते हैं, ये हो गया हमारे पास सिग्मा, ये हो गया हमारे पास टाउ। ठीक है, यदि मैं इसका मोहर सर्कल बनाऊं तो इसका मोहर सर्कल कुछ इस तरीके से आ जाएगा। सिग्मा 3 की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा 3.1 की वैल्यू कम होगी किससे, सिग्मा 1.1 से। सिग्मा 1.1 की वैल्यू यहाँ कहीं पे आएगी, इससे हम क्या कर लेंगे, इसका सेंटर पकड़ेंगे और सर्कल बना लेंगे, इसका सेंटर पकड़ेंगे और सर्कल बना लेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक, नेक्स्ट यदि मैं इस वाले का सर्कल बनाना चाहूँ तो इसका सर्कल, यदि इसकी बात करेंगे तो इसका जो सिग्मा 3.2 है वो यहाँ आएगा, इससे ज़्यादा होगा क्योंकि हमको पता सिग्मा 3.1 से वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। और यदि मैं बात करूँगा इसकी तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सिग्मा 1.2।
हमने फिर से एक सर्कल बना लिया और ये जो सर्कल होगा इससे बड़ा होगा कुछ इस तरीके से। अब ये सर्कल बन जाए कुछ इस तरीके से होगा, है ना। उसके बाद यदि हम बात करेंगे सिग्मा 3 को यदि बनाना चाहूँ तो सिग्मा 3 की वैल्यू सिग्मा 3 से ज़्यादा होगी तो सिग्मा 3 और यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी सिग्मा 1 तो इसका जो सर्कल होगा वो और ज़्यादा बड़ा होगा कुछ इस तरीके से, है ना, कुछ इस तरीके से। अब इनके पॉइंटों को यदि मैं जोड़ दूँ, एक टेंजेंट यदि मैं इस पर से डाल दूँ, तो ये टेंजेंट डाल दी मैंने, है ना, ये क्या है मेरे पास फेलियर एनवेलप आएगा। तो ये हमको यहाँ से ये सी की वैल्यू मिल जाएगी, ये सी की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे हमने टेंजेंट डाला तो टेंजेंट डालने के बाद हमको ये सी की वैल्यू मिल जाएगी और ये जितने एंगल पे होगा वो हमको फाई की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे ट्राइएक्सियल टेस्ट का, है ना। अच्छा, डायरेक्ट शेयर बॉक्स का साइज भी याद कर लेना, जो हमने पढ़ा हुआ था डायरेक्ट शेयर बॉक्स, अभी जो इससे पहले टेस्ट पढ़ा था उसका साइज क्या था। यदि स्क्वायर शेप का यदि बॉक्स यूज़ किया है या सर्कुलर बॉक्स यूज़ किया, दोनों सिलेंड्रिकल टाइप का हो सकता है, सर्कुलर बॉक्स हो सकता है या तो स्क्वायर बॉक्स हो सकता है, तो उसका जो साइज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 60 to 90 mm का, ठीक है। अच्छा, अब ट्राइएक्सियल टेस्ट में बेसिकली ये तो हो गया इसका कॉन्सेप्ट सी और फाई निकालने का। अब टेस्ट में बेसिकली हम करते क्या हैं, तो हमारे पास क्या होता है एक ट्रांसपेरेंट, एक हमारे पास होता है ट्रांसपेरेंट जार। ये क्या होता है हमारे पास ट्रांसपेरेंट जार, ट्रांसपेरेंट जार होता है या तो ग्लास का बना होगा, ठीक है। इस पे हमने ले लिया सॉइल सैंपल को, सॉइल सैंपल जो है हमारा किसी प्लेटफॉर्म पे कुछ इस तरीके से रखा रहता है। ये हमारे पास क्या है, ये सॉइल सैंपल है हमारा और इसके दोनों साइड पोर्स स्टोन लगे रहते हैं हमारे कुछ इस तरीके से ड्रेनेज के लिए, ठीक है। इस पे मैंने क्या कर दिया, इस पे मैंने डाल दिया वाटर। ये जो हमारा ट्रांसपेरेंट जार है, इस ट्रांसपेरेंट जार के चारों साइड मैंने इस पे पूरी तरीके से इसको फुल कर दिया, किससे, वाटर से। इसको मैंने फुल कर दिया वाटर से, है ना। और इसको कंट्रोल कर सकते हो इसलिए मैंने यहाँ पर इस पर एक पाइप लगा दिया ताकि पानी अंदर जाने के लिए, ना कितना पानी भेजना है कितना पानी नहीं भेजना, तो एक किससे जाएगा, वो इससे जाएगा। तो इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं किसको, सेल प्रेशर को, सेल प्रेशर, या इसी को हम क्या बोल देते हैं, पोर वाटर प्रेशर, क्योंकि पानी है ना इसके अंदर, है ना, ठीक है। ये हो गया हमारा पोर वाटर प्रेशर। अच्छा, एक चीज़ और याद रखनी है, एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, ये जो सॉइल सैंपल है इसका साइज कितना होता है, तो ये कैसा होता है 76 mm का, 76 mm का, ठीक है, ठीक है। तो इसके कारण ये जो वाटर है, इसके कारण हमारा क्या हो जाएगा, पोर वाटर प्रेशर, मतलब सिग्मा 3 की वैल्यू आ जाएगी। सिग्मा 3 कितना लगाना है, इसकी वैल्यू जो लगानी है हमको, वो जैसी जितना हमारा फील्ड में सिग्मा 3 लगेगा उसी के बराबर हम इसको लगा देंगे और लगाने के बाद क्या कर देंगे, इसको कांस्टेंट कर देंगे, जितना फील्ड में था उतना। अच्छा, इस पे हमारे पास कुछ इस तरीके का फिनोमेना होता है कि इस पे से हम क्या लगा सकते हैं, इस पे से सिग्मा डी लगा सकते हैं, ठीक है, डेविएट्रिक स्ट्रेस लगा सकते हैं। और डेविएट्रिक स्ट्रेस में यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, डेविएट्रिक स्ट्रेस को यहाँ पर लगी होती है, इसी पे कुछ ऐसा सिस्टम होता है जिस पर लगी होती है आपकी प्रूविंग रिंग, प्रूविंग रिंग। और ये जो सिग्मा डी लगाएंगे हम क्या लगाएंगे, कांस्टेंट स्ट्रेन से लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब यदि मैं यहाँ पर बात करता हूँ, ये पोर्स स्टोन बने हुए हैं यहाँ पर, तो इससे वाटर की सप्लाई भी होगी। यदि हमको पानी को बाहर निकालना है, यदि हमको वाटर को बाहर निकालना है तो हम यहाँ पर वाल्व लगा देते हैं, यहाँ से हमारा वाटर क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा वाटर नीचे आ जाएगा। और दूसरी चीज़ यदि हम बात करें, हमको इस सॉइल सैंपल में यदि हमको वाटर की ज़रूरत है तो हम इस पर वाटर की सप्लाई भी कर सकते हैं यहाँ से। ये तो ये वाला वाल्व किस लिए है, वाटर सप्लाई के लिए, ठीक है, यहाँ से वाटर कुछ इस तरीके से जाएगा। और ये वाला वाल्व किस लिए है, रिमूवल ऑफ वाटर के लिए, ठीक है। और ये जो है हमारा, ये जो सॉइल सैंपल है, ये किसी रबर से क्या होता है, कवर्ड रहता है। अब हमने सेल प्रेशर लगाया, जितना फील्ड में था उतना लगा दिया, ठीक है। लगाने के बाद यदि हम बात करेंगे तो अब हमको बढ़ाते जाना है सिग्मा डी की वैल्यू, सिग्मा डी की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी करेंगे तो हमको सिग्मा 1 मिल जाएगा। और जहाँ पर वो फेल होगा वो हमको दिख जाएगा कि इस स्टेज में जाकर ये फेल हो गया है, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ क्लियर है। तो इससे हम जो कैलकुलेट करेंगे, इससे जो हम कैलकुलेट करेंगे, अब मैं इसकी पूरी प्रोसीजर नहीं लिख रहा हूँ, मैंने समझा दिया है ना, और इसका क्या कॉन्सेप्ट होता वो भी मैंने बता दिया। तो बेसिकली यदि हम बात करते हैं यहाँ पर,
तो हमको यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस पता चल जाएगी कितनी है, नॉर्मल स्ट्रेस पता चल जाएगी कितनी है, तो कितना हो जाएगा सिग्मा एन इक्वल टू, यदि हम बात करना चाहूँ तो सिग्मा एन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, पी अपॉन ए, पी अपॉन ए, पी अपॉन ए, है ना। ये जो ए है हमारा, ए क्या है, फेलियर के टाइम पे हमारा जो भी क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो, है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया एट फेलियर, एट फेलियर प्लेन, एट फेलियर प्लेन, ठीक है। तो ये वाला जो टेस्ट है बेसिकली 2 स्टेजेस में किया जाता है ना। जो पहली स्टेज थी जब हमने सिग्मा 3 को लगाया और उसको कांस्टेंट कर दिया, उस स्टेज को हम क्या बोल देते हैं, हमारी कंसोलिडेटेड स्टेज। उस स्टेज को हम क्या बोल देते हैं, कंसोलिडेटेड स्टेज, जब हमने क्या लगाया है, सेल प्रेशर लगाया है या पोर वाटर प्रेशर लगाया है, ठीक है। उसके बाद जब हम सिग्मा डी अप्लाई कर रहे हैं, तो सिग्मा डी जब हम अप्लाई कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंड स्टेज बोलते हैं। सेकेंड स्टेज में भी हमारा क्या हो सकता है, सेकेंड स्टेज को हम क्या बोल देते हैं, शेयर स्टेज भी बोलते हैं। जो हमारी जो सिग्मा डी जब अप्लाई कर रहे हो, इस स्टेज को हम शेयर स्टेज भी बोलते हैं। अब जब शेयर पहली स्टेज में हो सकता है हमारा वाटर क्या है, ड्रेन कंडीशन और अनड्रेन्ड। ये जो टेस्ट होता है हमारा दोनों कंडीशन के लिए होता है, अनड्रेन्ड कंडीशन के लिए भी होता है और ड्रेन्ड कंडीशन के लिए भी होता है, ठीक है। तो जब हमको यदि हमको पानी को बाहर निकालना है, ड्रेन करना है, तो हम इस वाल्व को खोल देंगे और हमारा पानी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यदि अनड्रेन्ड कंडीशन के लिए तो भी क्लोज कर देंगे, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, अनड्रेन्ड कंडीशन के लिए हो जाएगा। तो 2 स्टेज में होता है, एक तो कंसोलिडेटेड स्टेज में होता है और एक हमारा शेयर स्टेज में होता है। शेयर स्टेज में हमने सिग्मा डी को जितना अप्लाई किया वो वैल्यू, कंसोलिडेटेड स्टेज में हमने सेल प्रेशर को जितना अप्लाई किया वो वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से ये सही है, सिग्मा एन अपॉन ए। अब ए जो है क्रॉस सेक्शन एरिया एट फेलियर पे, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ इसी का तो खेल है हमारा। यदि ए पता चल जाएगा तो हम आसानी से क्या निकाल लेंगे, स्ट्रेस निकाल लेंगे, है ना। तो ए को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, क्या होता है, ए नॉट मतलब इनिशियल एरिया 1 माइनस ई वी डिवाइड बाय 1 माइनस ई ए, ये होता है। तो यदि हम बात करते हैं फॉर अनड्रेन्ड कंडीशन, फॉर अनड्रेन्ड कंडीशन, एक चीज और याद रखनी है, यहाँ पर जो सॉइल सैंपल होगा, ये जो सॉइल सैंपल होगा, ये सॉइल सैंपल कैसा होगा, सैचुरेटेड, कैसा होगा, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड सॉइल लेंगे हम, है ना। अच्छा, फॉर अनड्रेन्ड कंडीशन पे यदि हम ए स्टार निकालना चाहेंगे तो ए स्टार इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नॉट डिवाइड बाय 1 माइनस ई ए, क्योंकि हमारी ई वी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अनड्रेन्ड कंडीशन में हमारा चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0, वॉल्यूम चेंज ही नहीं होगा। तो उस कंडीशन पे यदि हम बात करेंगे तो ई वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ई वी की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हम यहाँ से ए स्टार निकाल सकते हैं, है ना। तो किस तरीके से हमने यहाँ से ए निकाल लिया, स्ट्रेस निकाल लिया, हमको फेलियर सरफेस हमको दिख जाएगी कि किस टाइम पे हमारी फेल हो रही है ना, ये चीज़ हमको पता चल जाएगी। हमने कॉन्सेप्ट बता दिया, सी और फाई किस तरीके से कैलकुलेट करना है, ठीक। तो यहाँ से हमने कितना सिग्मा डी लगाया उसको हमने देख लिया, सिग्मा डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी अपॉन ए, है ना। और इस सिग्मा डी की वैल्यू को कितना लगाना है हमको, इस एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा। इस एरिया को हम कैसे निकालेंगे वो हमने देख लिया। तो बेसिकली हमने 2 स्टेज में देख लिया, सेल प्रेशर कितना लगाना है और सिग्मा डी हमको कितना लगेगा। इस टेस्ट से हमने वो दोनों चीज़ निकाली, फिर आराम से हम सी और फाई की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्राई एक्सियल टेस्ट, टाइप्स ऑफ ट्राई एक्सियल टेस्ट। Types of triaxial test. Types of triaxial test. तो इसके लिए मैं टेबल बना रहा हूँ। स्टेज 1, स्टेज 1 का क्या नाम था हमारा, कंसोलिडेटेड स्टेज। स्टेज 2 शेयर स्टेज। कंसोलिडेटेड स्टेज में यदि हम बात करें तो बेसिकली हम क्या लगा रहे होते हैं, सिग्मा सी मतलब पोर वाटर प्रेशर, है ना, जिसको हम सिग्मा 3 भी बोलते हैं। सिग्मा सी किसके बराबर है हमारा, सिग्मा 3 के। शेयर स्टेज में यदि हम बात करें तो बेसिकली हम क्या लगा रहे होते हैं, लेवेट्रिक स्ट्रेस, है ना। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो इस टेस्ट को करने में कितना टाइम लगता है वो चीज़ हम देखेंगे। इसका नाम देखेंगे कि क्या नाम होता है,
है ना। नाम देखेंगे, नाम के बाद हम देखेंगे कितना टाइम लगता है इसको करने में, और आगे हम इसका कर्व देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं स्टेज 1 पे, स्टेज 1 पे हाँ, यदि हमारा ड्रेनेज अलाउ है तो ड्रेनेज अलाउ, यदि स्टेज 1 पे हमारा ड्रेनेज अलाउ है, जो हमने डायग्राम बनाया था उस डायग्राम पे जब हमने सिग्मा 3 लगाया, सेल प्रेशर लगाया, उस कंडीशन पे यदि हमारा ड्रेनेज अलाउ है, मतलब हमने पोर से स्टोन लगा के रखे हैं, जब पोर से स्टोन लगा के रखे हैं तो लोड बढ़ने पे, सेल प्रेशर लगाने पे कुछ ना कुछ क्या होगा, उस पर लोड के कारण क्या आएगा, कुछ उस पर डिस्प्लेसमेंट आएगा, उसके कारण क्या होगा, पानी बाहर निकलेगा। तो पानी यदि बाहर निकलेगा तो हम उसी को क्या लिख रहे हैं, ड्रेनेज अलाउ। ठीक है, यदि ड्रेनेज अलाउ है पहली स्टेज में, और जब हमने स्टेज नंबर 2 की यदि हम बात करें तो स्टेज 2 पे भी हमने क्या कर दिया है, सिग्मा डी लगाया, तो सिग्मा डी लगाने के बाद भी ड्रेनेज उस पर अलाउ है ना। ड्रेनेज अलाउ का मतलब वॉल्यूम चेंज क्या होगा, अलाउ होगा, है ना, वॉल्यूम चेंज इज अलाउड। यदि दोनों कंडीशन इस तरीके की हैं तो ऐसे टेस्ट को हम क्या बोलेंगे, क्योंकि स्टेज 1 पे हमारा क्या है, ड्रेनेज अलाउ है, तो हम क्या बोलेंगे, कंसोलिडेटेड, है ना। और स्टेज 2 में भी वॉल्यूम चेंज अलाउ हो तो हम क्या बोलेंगे, कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट, है ना। इसको हमने क्या नाम दे दिया, CD टेस्ट। ठीक है, अब ये जो है, ये वाला जो टेस्ट है बहुत स्लो होता है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, स्लो टेस्ट, स्लो टेस्ट, या इसी को हम क्या बोलते हैं, S टेस्ट। ठीक है, स्लो टेस्ट या S टेस्ट। तो इस पे हमने बोला स्लो टेस्ट है मतलब मैक्सिमम टाइम लगता है, सबसे ज़्यादा टाइम इसी टेस्ट को करने में लगता है, तो हम बोलेंगे मैक्सिमम, इसको करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, मैक्सिमम टाइम लगता है। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो हमारे पास हमने यदि बात किया स्टेज 1 पर ड्रेनेज क्या है हमारा, ड्रेनेज अलाउ है, और वॉल्यूम चेंज यदि हम बात करें सेकेंड स्टेज में, वॉल्यूम चेंज अलाउ नहीं है, वॉल्यूम चेंज इज नॉट अलाउड, वॉल्यूम चेंज नॉट अलाउड। तो इस टेस्ट को हम क्या बोलेंगे, ड्रेनेज इस पे अलाउ हो तो पहली स्टेज में कंसोलिडेटेड टेस्ट हो जाएगा, और इस पे क्या हो जाएगा, ड्रेनेज वॉल्यूम चेंज अलाउ नहीं है मतलब अनड्रेन्ड हो जाएगा, तो इस टेस्ट को हम क्या बोलेंगे, CU टेस्ट, CU टेस्ट। इस टेस्ट को करने में कितना टाइम लगता है, 24 आवर, है ना, 24 आवर फर्स्ट स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में, और सेकेंड स्टेज में कितना टाइम लगता है, 2 आवर, है ना, ये चीज़ बताई थी। अच्छा, इस पे यदि हम इसका कर्व देखें तो इसका कर्व कुछ किस तरीके से आता है हमारा, यदि मैं इन दोनों के लिए कर्व की बात करूं तो इस पे जो कर्व है कुछ इस तरीके से आएगा, NC सॉइल के लिए और OC सॉइल के लिए हमारा जो ये कर्व है हमने देखा था कुछ इस तरीके से बनता है, कुछ इस तरीके से, है ना। तो ये NC सॉइल, और यदि OC सॉइल में यदि हम सेम कर्व की बात करें तो ये कर्व हमारा कुछ इस तरीके से हो जाता है, ये जो लाइन है हमारी, ये जो है कर्व कुछ इस तरीके से होता है हमारा। ठीक है, OC सॉइल के लिए यदि हम बात करेंगे तो एक कर्व हमारा कुछ इस तरीके से आता है, कैसा, यहाँ से एक कर्व हो जाता है कुछ इस तरीके से, तो ये क्या है, फॉर OC सॉइल। तो यदि हम बात करते हैं CD टेस्ट में, कोहेजन इन CD टेस्ट इक्वल टू 0 फॉर किसी सॉइल के लिए, NC सॉइल के लिए, और CD मतलब कोहेजन फॉर CD सॉइल के लिए, नॉट 0 फॉर OC सॉइल के लिए। अब OC सॉइल क्या है, NC सॉइल क्या है, ये हम कंसोलिडेशन वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे यदि हम इस पर बात करेंगे तो इस पर भी हमारा क्या हो जाएगा, CCU इक्वल टू 0 फॉर NC सॉइल, और CCU इज नॉट 0 फॉर OC सॉइल, है ना। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट स्टेज में हमने क्या कर दिया, ड्रेनेज नॉट अलाउड, ड्रेनेज नॉट अलाउड, और इसके बाद वाली स्टेज भी क्या है आपके, ड्रेनेज नॉट अलाउड, ड्रेनेज नॉट अलाउड। इस पर भी ड्रेनेज अलाउड नहीं है, तो ड्रेनेज अलाउड नहीं है, और यहाँ पर यदि हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज इज नॉट अलाउड, वॉल्यूम चेंज इज नॉट अलाउड। जब यहाँ पर भी वॉल्यूम चेंज अलाउड नहीं है और यहाँ पर भी ड्रेनेज अलाउड नहीं है तो इस टेस्ट का नाम क्या हो जाएगा, अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट, अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट। तो यदि हम इस पर बात करेंगे तो इस पर सबसे कम टाइम लगता है, इस टेस्ट को होने में कितना टाइम लगता है,
15 मिनट। ठीक है, यदि हम इसका कर्व बनाना चाहें यू का, तो इसका कर्व कुछ इस तरीके से आता है। कुछ इस तरीके से, जिसमें हमको क्या मिलता है, कोहेजन मिलता है C, है ना। तो शेयर स्ट्रेंथ की जो वैल्यू है, टाउ की जो वैल्यू है, इस पर टाउ एफ की वैल्यू किसके बराबर मिलती है, C के बराबर, है ना। और फाई की जो वैल्यू है, फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस पर 0 दिख भी रहा है, स्लोप 0 है ना। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, ड्रेनेज नॉट अलाउ है स्टेज 1 पे, जो कंसोलिडेटेड स्टेज है उस पर ड्रेनेज अलाउ नहीं है, तो दूसरी वाली स्टेज में कैसे आपका अलाउ हो जाएगा, है ना। तो ये क्या है आपका, वॉल्यूम चेंज इज अलाउड। अब यहाँ पर हमने लिखा है वॉल्यूम चेंज इज अलाउड और ड्रेनेज नॉट अलाउड, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हालांकि इसका नाम क्या रखेंगे हम, इसका नाम क्या हो जाएगा, कंसोलिडेटेड ड्रेनेज नॉट अलाउड, तो अनकंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट, तो यूडी टेस्ट। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये वाला जो टेस्ट है आपका, ये रियलिस्टिक नहीं है, ये जो टेस्ट है आपका ये रियलिस्टिक नहीं है ना, नॉट रियलिस्टिक, ये रियलिस्टिक। ठीक है, तो इस तरीके से हमने टाइप्स ऑफ ट्राइएक्सियल टेस्ट भी देख लिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, अनकन्फाइंड टेस्ट की। थर्ड नंबर कौन सा टेस्ट था हमारा, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। तो बेसिकली यदि हम बात करेंगे तो इसमें जो लोड लगाते हैं, इस पर यदि हम बात करते हैं सिग्मा 3 सेल प्रेशर या कन्फाइनिंग प्रेशर या इसी को हम बोल सकते हैं कन्फाइनिंग स्ट्रेस। कन्फाइनिंग स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और इस पर जो हम सिग्मा डी लगाते हैं, मतलब सिग्मा डी या क्यू जो लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं, इम्पैक्ट लोडिंग होती है ना, इम्पैक्ट लोडिंग होती है। तो इम्पैक्ट लोडिंग यदि होगी, जैसे यदि बात करते हैं ये आपका कोई फेलियर सरफेस है, इसमें आपका सिर्फ क्यू लगा है, मतलब जिस लोड पे आपका ये क्या हो जाए, डायरेक्ट फेल हो जाए, इम्पैक्ट लोडिंग है आपकी, इस तरीके से फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो 0 0 होगा, यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी आपको क्या मिलेगी, क्यू 0 मिलेगी, है ना, क्यू यू 0 मिलेगी। तो यदि इसका मोहर सर्कल में कर्व बनाओगे तो मोहर सर्कल में कर्व बनाओगे किस तरीके से आएगा, ये आपका कुछ इस तरीके से आएगा। इसकी वैल्यू क्या है, क्यू यू की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी आपको, क्यू यू की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी आपको, क्यू यू की वैल्यू ये मिल गई, है ना। उसके अलावा कोई ये तो 0 0 है, सिर्फ क्यू यू की वैल्यू मिल गई, तो आपने डायरेक्ट क्या कर दिया, इसको यहाँ से इसका सर्कल बना दिया कुछ इस तरीके से। ठीक है, जब इसका आपने सर्कल बना दिया तो ये वाली जो वैल्यू है, किसकी वैल्यू मिल गई, यहाँ पर कोहेजन की, सी की वैल्यू मिल गई। ये तो आपका सेंटर पॉइंट था, है ना, तो ये आपका रेडियस के बराबर है, तो ये जो आपका ये वाली वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, क्यू यू बाई 2। या मैं यदि बात करूँ शेयर स्ट्रेस की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ये वाली वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, मैं बोल सकता हूँ सी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, कोहेजन की वैल्यू, अनड्रेन्ड कोहेजन की वैल्यू जो हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, क्यू यू बाई 2 के बराबर, क्यू यू बाई 2 के बराबर, है ना। और फाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, फाई की वैल्यू मिल जाएगी 0। तो बेसिकली हमको सी और फाई निकालना था, फाई की वैल्यू 0, सी की वैल्यू क्यू यू बाई 2, मतलब जितना लोड लगाया उसका हाफ हमारा क्या मिल जाएगा, सी मिल जाएगा। सी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, अनड्रेन्ड कोहेजन, और क्यू यू को वो क्या बोलते हैं, क्यू यू को क्या बोलते हैं, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, है ना, ये चीज़ बोली थी। अच्छा, इसके बीच में एक टेबल ही बनवाई थी, किसके बीच में, यदि क्यू यू है तो किस प्रकार की सॉइल बोलोगे, क्यू यू की वैल्यू यदि वेरी कर रही है आपकी अलग अलग, तो उसके लिए किस किस प्रकार की आपकी सॉइल होगी, है ना। यहाँ पर मैंने क्या लिखवाया था, कंसिस्टेंसी। अच्छा, ये जो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव टेस्ट होता है किस प्रकार की सॉइल के लिए होता है, कोहेसिव सॉइल के लिए, दिख भी रहा है हमारे पास कोहेसिव, क्योंकि हमारी फाई की वैल्यू क्या है, 0 है ना। क्यू यू की वैल्यू यदि हमारी 0 से 24 है, 24 से 48 है, 48 से 192 है, 192 से 383 है, और यदि ग्रेटर देन 383 है तो किस प्रकार की सॉइल होगी। तो यहाँ पर 48 से क्या है आपका, 48 से 96, और 96 से
96 से 192 और 192 से 383 और ग्रेटर देन 383। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले कंसिस्टेंसी की यदि बात करो तो किस प्रकार की सॉइल हो जाएगी 0 से 24 में, वेरी सॉफ्ट, ये क्या हो जाएगी आपकी सॉफ्ट। फिर क्या हो जाएगी आपकी मीडियम सॉइल, मीडियम के बाद क्या जाएगी आपकी स्टिफ, स्टिफ सॉइल, स्टिफ के बाद क्या जाएगी वेरी स्टिफ, है ना, और वेरी स्टिफ के बाद आपकी क्या हो जाएगी हार्ड, है ना। तो नेक्स्ट टेस्ट हमने ये अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट इतनी सा है। नेक्स्ट टेस्ट कौन सा है हमारे पास, वेन शियर टेस्ट, वेन शियर टेस्ट। तो वेन शियर टेस्ट में यदि हम बात करें तो बेसिकली कैसे सॉइल के लिए होता है, फॉर सॉफ्ट क्ले या सेंसिटिव सॉइल, या सेंसिटिव सॉइल, है ना, इसके लिए होता है। तो यदि हम बात करते हैं तो बेसिकली इस पे आपके पास क्या होते हैं, वेन होती है, ब्लेड होती है, इसके दो केस होते हैं। केस वन में क्या है आपके पास, जब वेन आपके क्या हो पूरे तरीके से, है ना, वेन इज कंप्लीटली इंसर्टेड इन ग्राउंड सरफेस, है ना। तो इसके लिए यदि हम बात करते हैं, बेसिकली यदि हम वेन शियर टेस्ट में बात करेंगे तो वेन शियर टेस्ट में क्योंकि ये किसके लिए होता है, सॉफ्ट के लिए तो फाई की वैल्यू इस पर क्या मिलेगी 0 मिलेगी, और इसमें जो कोहेजन की वैल्यू मिलेगी, कोहेजन की वैल्यू किसके बराबर मिलती है डायरेक्ट, क्योंकि फाई की वैल्यू 0 है, तो फाई की वैल्यू 0 होने के कारण इस पर जो शियर स्ट्रेस की कोहेजन की वैल्यू मिलती है टाउ एफ एफ के बराबर मिलती है। तो बेसिकली हम इस पर टॉर्क निकालते हैं, टाउ एफ एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला इसके लिए टी डिवाइड बाय पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाय h/2 प्लस d बाय 6, है ना। इस पर बेसिकली यदि हम बात करते हैं, दो वेन, आपकी वेन कुछ इस तरीके से हैं, आपकी जो वेन है वो कुछ इस तरीके से है, और ये ग्राउंड में पूरी तरीके से क्या है, ये है आपकी ग्राउंड सरफेस में पूरी तरीके से इंसर्टेड है। यदि वेन की यदि मैं बात करूँ तो ये क्या है, इसका h है, और ये क्या है, इसका डायामीटर है। ठीक है, केस 2 में यदि हम बात करते हैं, केस 2, तो वेन इज पार्शियली इंसर्टेड इन ग्राउंड सरफेस। अब यदि मैं बात करूं, आपका जो ग्राउंड सरफेस है वो यहाँ कहीं पे है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके बारे आपका ये h डैश हो जाएगा, ग्राउंड सरफेस आपका सेकेंड केस में यहाँ पर है। ठीक है, तो इस केस में यदि हम बात करेंगे टाउ एफ एफ, तो टाउ एफ एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी डिवाइड बाय पाई डी स्क्वायर h डैश बाई 2 डिवाइड बाई d बाय 12, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। ये सारी चीज़ डिस्कस है। अच्छा, इस वाले केस को हम जनरली टू वे शेयर नाम से भी जानते हैं, टू वे शेयर, और इसको वन वे शेयर। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट जो हमने पॉइंट डिस्कस किया था, ये यहाँ पे हमारे सारे टेस्ट कंप्लीट हो गए। इसके जस्ट बाद हमने जो डिस्कस किया था वो क्या डिस्कस किया था, लिक्विफिकेशन, है ना, लिक्विफिकेशन। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, 7th पॉइंट है, वो क्या हमारा लिक्विफिकेशन, है ना, सॉइल लिक्विफिकेशन। तो सॉइल लिक्विफिकेशन बेसिकली कौन सी सॉइल पे होता है, अकर्स एट सैचुरेटेड लूज सैंड, है ना। तो ये आपकी हमेशा लूज सैंड में होता है। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, जो लिक्विफिकेशन है वो किसके कारण होता है, ड्यू टू साइक्लिक लोडिंग, और फ्रीक्वेंसी कैसी होती है, हाई फ्रीक्वेंसी। अब हाई फ्रीक्वेंसी होगी, साइक्लिक लोडिंग बार बार आती जाएगी, तो आपका जो पोर वाटर प्रेशर है, मतलब जो यू की वैल्यू वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। अब जब यू की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी और वाटर जो है आपका, वाटर जो है प्रॉपर तरीके से डिसिपेट नहीं हो पाएगा, वाटर डिसिपेट नहीं हुआ, फिर से लोड आ गया, तो आपका क्या हो गया, धीरे धीरे पोर वाटर प्रेशर वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो आपको पता है टोटल स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर प्रेशर, है ना, ये होता है। यदि यहाँ से मैं इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना चाहूँ तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा, टोटल स्ट्रेस माइनस यू। अब आप यहाँ पर देखते जा रहे हो यू की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है,
और इसकी वैल्यू आपकी टोटल स्ट्रेस की वैल्यू धीरे धीरे क्या होती जाएगी, पोर वाटर प्रेशर से कम, तो आपका क्या होता जाएगा, इफेक्टिव स्ट्रेस धीरे धीरे क्या होता जाएगा, जीरो होता जाएगा, है ना। इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू धीरे धीरे क्या होती जाएगी, इस पर से माइनस करोगे तो इसकी वैल्यू कम आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू जब जीरो हो जाती है उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, सॉइल लिक्विफिकेशन। तो बेसिकली यहाँ पर क्या याद रखना है, इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू जीरो होती है किसके कारण, ड्यू टू साइक्लिक लोडिंग और हाई फ्रीक्वेंसी। कैसी सॉइल पे होता है, सैचुरेटेड लूज सैंड में, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था 8 नंबर पे, पोर वाटर प्रेशर कोफिशिएंट, पोर वाटर प्रेशर कोफिशिएंट्स। तो पोर वाटर प्रेशर कोफिशिएंट्स की यदि हम बात करेंगे तो इसको हम 2 स्टेज में पढ़ेंगे। स्टेज नंबर 1 क्या है हमारे पास, कंसोलिडेटेड स्टेज। कंसोलिडेटेड स्टेज के लिए जो पोर वाटर प्रेशर कोफिशिएंट आया था वो क्या था हमारा, ये किसने दिया था, स्कैम्पटन ने। किसने दिया था, स्कैम्पटन ने, ठीक है। बी इक्वल टू, अब अनकंसोलिडेटेड स्टेज है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, चेंज इन पोर वाटर प्रेशर, कौन से स्टेज में, कंसोलिडेटेड स्टेज में। और कौन सा प्रेशर लगता है कंसोलिडेटेड स्टेज में हमारा, डेल्टा सिग्मा सी बोल दो या सिग्मा 3 बोल दो, हमको पता है डेल्टा सिग्मा सी किसके बराबर है, सिग्मा 3 के बराबर ही तो है ना, इसी को तो हमने बोला था ना, ठीक। अच्छा, यदि मैं बात करूं कि सॉइल हमारी कैसी है, इफ सॉइल इज सैचुरेटेड, फुली सैचुरेटेड, तो उस कंडीशन पे बी की वैल्यू जो हमारा बी कोफिशिएंट है, बी की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। इस कंडीशन पे यदि हम बात करेंगे तो डेल्टा यू सी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा सिग्मा सी, है ना। यहाँ तक की चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेकेंड स्टेज। तो सेकेंड स्टेज क्या है हमारे पास, बी। स्टेज 2 को हम क्या बोलेंगे, शेयर स्टेज। तो शेयर स्टेज में यदि हम बात करेंगे तो इस पर कोफिशिएंट होता है ए बी। अब ए बी की यदि हम बात करेंगे तो ए बी जो है हमारा जो शेयर स्टेज होता है उसमें जो चेंज इन पोर वाटर प्रेशर होगा वो किसके कारण होता है, डेविएट्रिक स्ट्रेस के कारण, है ना। तो डेविएट्रिक स्ट्रेस, चेंज इन डेविएट्रिक स्ट्रेस। अब डेल्टा डी इसको तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा सिग्मा 1 माइनस डेल्टा सिग्मा 3 लिख सकते हैं, है ना। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया डेल्टा यू डी इक्वल टू डेल्टा सिग्मा 1 माइनस डेल्टा सिग्मा 3। यहाँ तक की चीज़ क्लियर है, यहाँ तक की चीज़ क्लियर है। अब मैं टोटल चेंज इन पोर वाटर प्रेशर देखूँ यदि, तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्टेज 1 के कारण चेंज इन प्रेशर यू सी प्लस स्टेज 2 के कारण चेंज इन प्रेशर क्या है हमारे पास, यू डी। अब इस पर मैं वैल्यू पुट कर दूं तो डेल्टा यू सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी इंटू डेल्टा सिग्मा सी प्लस इसकी यू डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, चेंज इन पोर वाटर प्रेशर इन डायवेट्रिक स्ट्रेस, क्या हो जाएगा ये, ए बी इंटू डेल्टा सिग्मा 1 माइनस डेल्टा सिग्मा 3 ये हो जाएगा, ठीक। इसके बाद यदि मैं यहाँ से बी को कॉमन कर लूँ तो डेल्टा यू इक्वल टू मेरे को मिल जाएगा, बी को कॉमन करने पे डेल्टा सिग्मा सी, मतलब सिग्मा 3 बोल दो, या इसको यहाँ पर सिग्मा 1 सिग्मा 3 बोला है तो इसको भी सिग्मा 3 ही बोल दो, इसको भी सिग्मा 3 ही बोल दो ताकि आसानी जाएगी, है ना। वैसे तो मैंने लिख दिया यहाँ पर कि डेल्टा सिग्मा सी किसके बराबर है, डेल्टा सिग्मा 3 के बराबर है ना। तो क्या हो जाएगा, प्लस बी को कॉमन कर लिया तो ए डेल्टा सिग्मा 1 माइनस डेल्टा सिग्मा 3। इस तरीके से हमारा ये जो है चेंज इन प्रेशर, और ये आईएमपी है हमारे एग्जाम के लिए, सिलेबस में भी गिवन है ना। तो इस तरीके से हमने हमारा जो शेयर स्ट्रेंथ वाली यूनिट है उसको फिनिश कर लिया, ठीक है। ओके, थैंक यू।